मैं इनवाइट करता हूँ हमारे आज की मीटिंग होस्ट को, राष्ट्रपति अवॉर्डी मिस्टर जयदेव वर्मा को, आगे के लिए। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जयदीप। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया स्टार्टिंग प्रेजेंटेशंस को। आई थिंक सबको अच्छा भी लगा कि जितनी आपने प्रेजेंटेशन देखी और राष्ट्रपति भवन में आपकी आपके जो झलकियाँ थी वो सब आपको देखने को मिला। तो आप सभी ने एंजॉय किया आज की जो प्रेजेंटेशन थी अभी तक की। ओके, आपके रिएक्शंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम सबसे पहले अभी आगे क्या करेंगे, हमारी जो आज की टीम रहेगी उनका एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो मैं जयदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड चलाई जाए। तो सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो जयदीप, तो सबसे पहले आज के इस सेशन में जो कि राष्ट्रपति अवार्ड के लिए है, इस सबका इसमें आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। तो सबसे पहले जो आज के स्पीकर हैं में से जो एक है वो है हमारे शशि कुमार शर्मा सर। अगर मैं इनके लिए बेसिक अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक एएलटी स्काउट है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर है श्री गंगानगर के। ये खुद राष्ट्रपति अवॉर्डी स्काउट भी हैं और रोवर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर शील्ड विनर भी हैं और इसके अलावा मेडल ऑफ मेरिट होल्डर भी हैं और मैसेंजर्स ऑफ पीस स्टार अवार्ड भी हैं 2023 के। और इसके साथ साथ यही वो सर हैं जिनके गाइडेंस में रहते हुए मुझे आज मतलब कि राष्ट्रपति अवार्ड जैसा जो पुरस्कार है इतने बड़े लेवल का वो मुझे मिला। तो सबसे मेन गाइडेंस शशि सर की रही। देन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है हमारे रोवर जयदीप, जिनकी आवाज़ आपने सुनी, जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई और उसको एक्सप्लेन जिसने किया वो रोवर जयदीप ही हैं श्री गंगानगर के। और रोवर जो जयदीप हैं वो स्काउट्स फॉर एसडीजी के लोकल कोऑर्डिनेटर भी हैं श्री गंगानगर से और गवर्नर अवार्ड रेसिपिएंट भी है, मतलब कि इनको स्काउट और रोवर सेशन दोनों में गवर्नर अवार्ड मिला है। इसके अलावा इनकी अच्छी पकड़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में। गंगानगर में एसडीजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ लीडरशिप इनके अंडर में चल रही है। और उसके अलावा अर्थ आवर आपने सबने सुना भी होगा और वो कंडक्ट कौन करवाता है, WWF इंडिया के अंदर है। तो 2026 में WWF इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर पर जो अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया था तो उसके एक एज ए पार्टिसिपेट इनको बुलाया गया था। तो जयदीप वहाँ भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा रिसेंटली इनको मैसेंजर्स ऑफ पीस रिंग बैच भी मिला है। इनके जो 100+ आवर है एसडीजी पे कंट्रीब्यूशन के लिए। और स्पेशली इनका जो काम रहता है वो रहता है प्लास्टिक फ्री, मतलब कि जो इन ये जो प्लास्टिक को रीयूज़ कैसे करना है और उसके रिलेटेड जो एसडीजी पे वर्क कर रहे हैं वो इनका काम है। देन नेक्स्ट स्लाइड। और अभी माई सेल्फ यतिन, और जैसा कि आपने स्लाइड में भी देखा और जानते भी हैं, 2025 22 जुलाई के राष्ट्रपति अवॉर्डी। उसके अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमेट जिसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, उसके इंडियन एम्बेसडर भी है हम। और इसके अलावा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है उसका एज ए डेलीगेट भी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। और माई भारत पोर्टल के बारे में आप सबको पता होगा, उसका बजट क्वेस्ट के अंदर भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं और मैसेंजर्स ऑफ पीस स्टार अवार्डी भी हैं 2023 में। तो अब इसमें कुछ स्टेजेस इवेंट्स है जिसके बारे में जैसे लिखा हुआ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट माई भारत बजट क्वेस्ट। आगे की स्लाइड में तो सबसे पहले ये क्या है इसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर के अंडर में आती है, एक इंस्टीट्यूट है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वो इसको कंडक्ट करवाती है और हर साल कंडक्ट होती है और इस साल इसकी सिल्वर जुबली भी थी। और ये कंडक्ट हुई थी ताज पैलेस न्यू दिल्ली के अंदर और जिसकी थीम भी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है। और इस समिट के बारे में अगर मैं बेसिक मैं बताऊँ तो वो ये है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंटरनेशनल डेलीगेट, इंडियन डेलीगेट, इंडियन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री
और इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बातचीत करते हैं और उसके साथ साथ उस पर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि आप नीचे की स्लाइड में देख रहे होंगे, एक साइड तो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी सर, उसके साथ में घाना के प्रेसिडेंट, और उसके साथ साथ आप इधर वाले राइट हैंड साइड वाली जो स्लाइड देखेंगे वहाँ पर भी, जैसे कि इस इवेंट के अंदर जो मेन जो गेस्ट थे, जैसे कि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस मिसेस दिया मिर्जा मैम को देखते होंगे, जो कि यूएन की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। और इसके साथ साथ नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हो गए, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो गए, और इस इंडिया के जो अलग अलग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो सभी इस समिट के अंदर एक साथ आए थे। तो इसी में मुझे एज ए डेलीगेट रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। देन नेक्स्ट स्लाइड। उसके आगे है माई भारत बजट क्वेस्ट। आपने सुना होगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के बारे में। तो उसी के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने माई भारत बजट क्वेस्ट भी इनिशिएट किया इसी साल से, जहाँ पर 3 स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज था क्विज कंपटीशन, देन सेकंड स्टेज थी ऐसे राइटिंग कंपटीशन, और थर्ड स्टेज थी उसके वर्चुअल कन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप में से कुछ कैंडिडेट शायद इसमें गए भी होंगे अपने अपने स्टेट के अंदर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे माई भारत के जो यूथ है वो एक साथ प्लेटफॉर्म पे आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड मिलने के बाद एक और मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर मनसुख एल मंडाविया जी, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला उनके ही ऑफिशियल रेजिडेंस पे। तो उन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 4 डिपार्टमेंट यानी कि भारत स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और माई भारत के 5-5 वॉलंटियर को पिक किया था और उनको अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पे बुलाया था। किस लिए? कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए यूथ के लिए। तो यूथ्स ने, हम सब ने यहाँ पे काफ़ी सारे सजेशंस दिए थे विकसित भारत के लिए। तो एक ये फेस टू फेस इंटरेक्शन था। नेक्स्ट स्लाइड। देन इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनसे भी मौका मिला अवार्ड रिसीव करने का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट स्लाइड। और ये है फोटो मैसेंजर्स ऑफ पीस स्टार अवार्ड लेते हुए की, जो कि 23 अप्रैल 2023 भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स थे मेरे ही। और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि मतलब कि जो स्काउटिंग है वो सिर्फ आपके बेसिक कैंप्स तक ही नहीं, राष्ट्रपति अवार्ड के अलावा 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 काफ़ी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आपको राष्ट्रपति अवार्ड के बेसिस पे काफ़ी जगह आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। हमारे बीच जो मेरे ही साथ के राष्ट्रपति अवॉर्डी हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से, कुसुम सिन्हा, जो जिसको गाइड में मिला था, तो वो भी हमारी मीटिंग के साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम कुसुम आपका। और हम आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा पहले कुछ स्लाइड्स के बाद इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपका सबके साथ, जिसमें कि आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा आने वाले राष्ट्रपति अवॉर्डीज के साथ। वेलकम कुसुम आपका। तो अभी हाँ, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉग बुक के रिगार्डिंग, जिसमें कि काफ़ी क्वेश्चंस थे लॉग बुक के रिगार्डिंग कि लॉग बुक कैसे बनानी है, क्या कुछ है। तो एक एक क्वेश्चन हम आगे लेंगे। तो आपको बेसिक अभी पहले थीम बताते हैं कि हमारे किन किन थीम्स पे बात होएगी। नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेस, मतलब कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट टेस्टिंग, मतलब कि काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि स्टेट टेस्टिंग कब होनी है, कैसे होनी है, इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट टेस्टिंग के बारे में। फिर है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब ऑर्गेनाइज होगा, तो ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। फिर है कॉमन मिस्टेक्स, करना क्या चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेकिन हमें क्या गलती करने से बचना चाहिए इसके लिए बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो इस पे भी हम आज बात करेंगे। फिर है मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब कि कुछ कॉमन टॉपिक्स, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स जिसको हम पर्टिकुलर किसी सेक्शन में नहीं रख सकते, उसको हमने मिसलेनियस में डाल दिया है। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अच्छा रहेगा, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रहे कि अगर माइंड में क्लियर नहीं है तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं लॉग बुक के रिगार्डिंग। तो इसमें कैंडिडेट्स ने पूछे हैं कि लॉग बुक बनानी कैसे है। तो लॉग बुक का अगर हम देखें कि सबसे पहले उसका जो सिलेबस है वो आपको APRO पार्ट 2 फॉर बॉयज सेक्शन और APRO पार्ट 3 फॉर गर्ल्स सेक्शन, उसमें से सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस किस चीज़ का? राष्ट्रपति अवार्ड का, जिसके लिए आप लॉग बुक बना रहे हैं। और लॉग बुक में जैसे कि उसमें आप कोई टॉपिक देखते हैं, मान लो कि अगर टॉपिक है वर्ल्ड अफेयर्स का, कोई करंट वर्ल्ड अफेयर्स का टॉपिक है फॉर रोवर्स एंड रेंजर्स, उसके अंदर एक टॉपिक है, तो उसमें आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। कोई करंट के आपने देखते हैं इतनी सारी न्यूज़ है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल इशू होते हैं, सोशल इशू होते हैं, और उसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसे जनरल इश्यूज होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, उनको लेकर आप इसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब कि इसके बारे में तैयार कर सकते हैं। तो लॉग बुक को, उसमें आपको एक एक टॉपिक देखना है। सबसे पहले वो टॉपिक पूछना क्या चाह रहा है वो आपको देखना है। फिर उसके बारे में आपको अगर आपकी जो बुक्स है लिटरेचर मटेरियल उसमें इंफॉर्मेशन मिले तो वहाँ से पिक करना है। अगर आपको गूगल पे जाना पड़े तो आप गूगल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए कि आप उस टॉपिक को जितने डेप्थ में जाओगे उतना बेनिफिट आपको होगा। मतलब कि स्काउट गाइड और रोवर रेंजर सेक्शन में एक कॉमन टॉपिक है कल्चर से रिलेटेड कुछ। तो अब इस पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कल्चर कल्चर में क्या है कि इंडिया की डांस फॉर्म आ सकती है। राजस्थान में कौन सा डांस फॉर्म मतलब कि फेमस है, उसके अलावा पंजाब में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, झारखंड में कौन सा है, छत्तीसगढ़ कौन सा है, केरल में कौन सा है। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जिसमें कि अपने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि एक हेरिटेज टॉपिक भी आपके है, तो अपने इंडिया के कुछ हेरिटेज साइट मतलब साइट दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे ये कौन सी इनमें से कौन सी हमारी हेरिटेज साइट है, या फिर कौन से नंबर की हेरिटेज साइट है ये। तो इसलिए लॉग बुक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें आपको जो टॉपिक है पहले टॉपिक को देखो सिलेबस में से, उस टॉपिक की डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में जाने के बाद उसको इतना भी ना जाओ कि मतलब कि आप सिर्फ एक उसी टॉपिक पे काम करते जा रहे हैं। हाँ, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है। और इसके अंदर सब, और क्या नहीं आना चाहिए इसमें मैं बताता हूँ। नियम, झंडा गीत, प्रार्थना, ये सब चीज़ें लॉग बुक का पार्ट नहीं है। लॉग बुक का पार्ट सिर्फ APRO सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉग बुक का साइज कितना होना चाहिए। इसमें अब मान लो कि कोई कैंडिडेट है वो खुला खुला लिखते हैं, तो उनकी लोगों का साइज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा पेजेस इंक्लूड होंगे। और कोई कैंडिडेट है वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं तो वो कम होते हैं। तो इसके अंदर साइज कोई मैटर नहीं करता। इसमें मैटर क्या करता है, आपने उस टॉपिक को कितना डेप्थ में लिखा है, उसमें जो लिखा है वो आपने एक्चुअल वर्क वो किया है नहीं किया, या उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है या नहीं है। तो इसलिए अगर अब पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो राष्ट्रपति अवार्ड की जो मेरी लो बुक थी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आपने देखी हो तो एज़ कम्पेयर टू राज्य पुरस्कार लेवल, राष्ट्रपति अवार्ड की जो लॉग बुक है वो उससे छोटी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड के अंदर उतने टॉपिक्स नहीं है जितने राज्य पुरस्कार के अंदर थे। ठीक है। तो इसलिए उसके बेसिस पे हमने उस चीज़ को क्लियर आउट किया कि कोई टॉपिक है उसके 4-5 पेज बन गए, किसी टॉपिक के 1 या 2 पेज भी बनेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो साइज मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। तो कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि साइज पे। उसके अलावा है कि अगला क्वेश्चन कि कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोफिशिएंसी बैजेस, इसको कैसे लिखना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमारे भी जो शशि सर हैं, इन्हीं की बुक है एक, मैं जो आपको आगे बताऊंगा, राष्ट्रपति अवार्ड के पथ पर। उस बुक को अगर आप देखेंगे उसमें लॉग बुक बनाने का टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक को कैसे लिखना है,
वो क्लियरली डिफाइन किया गया है एक एक टॉपिक को, प्रॉपर लॉग बुक का फॉर्मेट भी दिया गया है कि आपको इस फॉर्मेट से लॉग बुक बनानी चाहिए। तो इसलिए उसमें ये भी दिया गया है कि कम्युनिटी सर्विस को कैसे लिखना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट को कैसे लिखना है, प्रोफिशिएंसी बैजेस को कैसे लिखना है, वो तो आ गया बुक के अंदर। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसको लिखा कैसे जाएगा। अगर कोई कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है, जैसे कि रोवर सेक्शन और रेंजर सेक्शन या स्काउट गाइड सेक्शन में कुछ आवर्स की सर्विस आवर्स है, जैसे कि शायद 36 से 48 घंटे के वर्क है कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। इसमें कोई टॉपिक लेते हैं लाइक एनवायरनमेंट, कोई हेल्थ का लेते हैं, ठीक है, या मेटरनल हेल्थ का, ऐसे टॉपिक भी इसके अंदर है। तो आपको क्या करना है, जितने सर्विस आवर उसमें दिए गए हैं या कितने टाइम दिए गए, 3 महीने या 6 महीने, उसको डिवाइड करना है, या हफ्ते में 2 दिन हो गए या 3 दिन, जैसे वर्क करना है जो उसमें क्लियरली डिफाइंड है। अगर आप एपीआर और बुक को देखोगे तो उससे रिगार्डिंग आपने मान लो एक वर्क किया आपने बुधवार को, एक वर्क करते हैं आप संडे को, तो आपने उस टाइम में क्या क्या काम किया उसका टेबल फॉर्मेट में, मतलब कि डेट, फिर आपने क्या काम किया वो, उसके आगे कितने घंटे काम किया वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट है कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट को लिखने का। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट करना कैसे है, तो उसके लिए वही है कि आपको अपने जो क्रू काउंसिल है या महासभा वगैरह, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है किस एरिया में आप वर्क करोगे, ठीक है, उस एरिया में या उस डिपार्टमेंट में जाके आपको वर्क करना है। फिर उसके बाद जब वर्क कंप्लीट हो जाए, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपको लो बुक में लगाना है। देन इसके बाद है प्रोफिशिएंसी बैजेस। अगर आप एपीआर के लास्ट में देखेंगे तो इसमें कंप्लीट प्रोफिशिएंसी बैजेस की फ़ोटो के साथ, नेम के साथ सिलेबस दिया गया है। अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे बैच की, तो उसमें दिया गया है कि आपका एक क्वेश्चन है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये स्काउट गाइड रोवर रेंजर के लिए कॉमन टॉपिक है या कॉमन प्रोफिशिएंसी बैच है। तो इसमें क्या है कि उसमें एक टॉपिक क्वेश्चन है कि मैन मेड और मतलब कि नेचुरल डिजास्टर के डिफरेंस के बारे में। तो अपने को पता है कि वैसे तो क्या क्या है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू लो बुक कैसे लिखना है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन डालेंगे कि मैन डिफरेंस बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर, तो वहाँ पर क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देखिए, उसको लिखिए, फिर उसके एग्जाम्पल लिखिए कि मैन मेड कौन सा है या नेचुरल डिजास्टर कौन सा है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आसपास में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो डिजास्टर के टाइम पे काम करती है। तो सबको पता है फायर ब्रिगेड भी है और सिविल डिफेंस भी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी संस्थाएं रहती हैं, जैसे कि भारत स्काउट गाइड भी है, जिसमें कि डिज़ास्टर के अंदर वर्क करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ साल के अंदर अपने ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या आगे कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट की अपने को न्यूज़ देखने को मिली थी। वहाँ पे भारत स्काउट गाइड की आपने फोटो में भी देखी होगी, जो रोवर रेंजर्स हैं वो कैसे वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं या मतलब कि उससे जो प्रभावित हुए हैं उनकी कैसे वो हेल्प कर रहे हैं, कैसे उनको सेफली जगह पे लेके जा रहे हैं, कैसे वो स्ट्रेचर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है। और सबसे मेन चीज़ ये और जरूर लिखना है कि वो डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि सीबीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो प्रोफिशिएंसी बैचेस में सिलेबस देखो, गूगल पे जाओ, अगर आपका जो खुद का वर्क करने वाला है उसके अंदर तो वो खुद वर्क की करके और वो सेम वही लिखिए। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिलेगी तो आप गूगल से वो इन्फॉर्मेशन लेकर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लॉग बुक्स विल वी नीड टू प्रिपेयर, मतलब कि हमें कितनी लॉग बुक्स बनानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड में कितनी लॉग बुक बनानी है, तो मतलब कि अगर मैंने जो मेरे खुद का अगर जो एक्सपीरियंस बताऊं जो मैंने किया, जो आपके कॉमन सर्विस प्रोजेक्ट्स थे या इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि उसमें उसके तो जैसे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है, या अगर मैं स्काउट गाइड के बात करूं तो उनका एक टॉपिक है कैंडल स्टेक के बारे में, वॉज में या वैक्स के बारे में भी है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनके तो आपको बना सकते हैं एक कॉमन लॉग बुक। उसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी बैजेस की जो लॉग बुक है, वो आप सिंगल सिंगल अलग अलग बनाएं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट की अलग होगी, एम्बुलेंस मैन या एम्बुलेंस बैच की अलग हो गई, और इसके अलावा इकोलॉजिस्ट बैच है किसी का तो इकोलॉजिस्ट की अलग हो गई। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैजेस की जो फाइल है वो क्या है कि अलग अलग एग्जामिनर के पास अलग अलग जाती है। अगर आप एक ही फाइल में लिख देंगे तो एक एग्जामिनर चेक करेंगे, फिर वो दूसरे एग्जामिनर के पास कब जाए ये पता नहीं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस एग्जामिनर तक पहुंचे ही ना, एक एग्जामिनर के पास ही लॉग बुक रह गई, तो फिर क्या है कि आपकी लॉग बुक चेक होने में टाइम लग सकता है या मे बी शायद चेक भी ना हो पाए।
तो इसीलिए प्रोफिशिएंसी बैजेस की अलग अलग रखिए और बाकी कॉमन टॉपिक्स की एक रख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जिसमें कि आपको मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा और भी है लॉग बुक के रिगार्डिंग मेरे पास। वो ये है कि ना क्वेश्चन है कि हमें राष्ट्रपति अवार्ड की जो टेस्टिंग है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति अवार्ड की लॉग बुक लेके जानी है, प्रथम या निपुण से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड तक की। तो उसके लिए मेरा ये आंसर है कि वैसे तो आपको जो राष्ट्रपति अवार्ड में सिर्फ आपके राष्ट्रपति अवार्ड की लॉग बुक ही चेक होगी, क्योंकि उससे पहले आपने क्या कुछ काम किया है वो आपके राज्य पुरस्कार या उसके पहले की टेस्टिंग में सभी क्लियर आउट है, क्योंकि तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और लेकिन फिर भी अगर आपके स्टेट से कहीं से कुछ ऑर्डर है कि आपको इनिशियल से कंप्लीट आगे तक लेके आनी है लॉग बुक, मतलब इनिशियल से आपको राष्ट्रपति अवार्ड तक की लॉग बुक लेके आनी है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग या एनएच की कोई सर्कुलर निकालता है या कुछ ऐसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप लेके जा सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस के बाद, वरना आपको पर्टिकुलर स्टेट की ही आप राष्ट्रपति अवार्ड की ही लॉग बुक लेकर जानी है। उसका हूँ सोर्सेज वाले टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले की क्वेश्चन था कि सिलेबस को कहाँ से कर या सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि APRO पार्ट 2 बुक है जो उसके अंदर अभी मैं आगे आपको उसकी बुक की फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाऊंगा। उससे जो स्काउट विंग है, मतलब कि रोवर या स्काउट सेक्शन है, वो तो आप जो सिलेबस है वो APRO पार्ट 2 से देखेंगे। उसकी PDF भी अवेलेबल है ऑनलाइन, या मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। और या फिर परचेज़ ही करना है तो आप भारत स्काउट गाइड की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ भी कर सकते हैं। और गाइड सेक्शन के लिए जो लॉग बुक है, यानी कि रेंजर्स या गाइड सेक्शन के लिए, तो वो है APRO पार्ट 3 बुक है, जिससे कि आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और सिलेबस को सिर्फ ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी देख लिया, क्योंकि पॉइंट्स उसमें पॉइंट्स जो उसके अंदर है वो शायद 5 या 10 पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन आपको एक दिन पूरा लगाओ, मतलब कि सिलेबस को पढ़ने में एक दिन कम से कम लगाओ, ताकि क्या है कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअली उसमें लिखा क्या गया है। और वैसे भी आजकल तो AI काफ़ी कुछ चर्चाओं में है, मतलब कि AI का आप काफ़ी कुछ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको भी, अगर आपको समझ ना आ रहा हो APRO के अंदर सिलेबस, तो आप AI से भी उसके अंदर चीज़ें करके या समझ सकते हैं। या अगर आपको एक और मैं प्लेटफॉर्म बताऊं, नोटबुक LM करके एक AI वेबसाइट है, जिसमें कि आप वो टेक्स्ट उसमें डालेंगे तो उसकी एक वीडियो फॉर्मेट आपको देंगे, जिसमें कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए आप APRO को अच्छे से पढ़ें। और APRO के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश वर्जन ही आप उसको चूज़ कीजिए। मानता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती होगी, बट फिर भी आप उसको इंग्लिश को पिक करके उसको ट्रांसलेट आप किसी ऐप से करवा के, या जैसा भी गूगल ट्रांसलेट ऐप है वहाँ से ट्रांसलेट करके पढ़िए, या फिर आपके पास कोई इंग्लिश के टीचर है या इंग्लिश के कोई फैमिली के अंदर है, कोई फ्रेंड होंगे, तो उससे करवाइए। क्योंकि देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कवर सिलेबस। तो इसके लिए भी सिलेबस कवर कैसे करना है अब आगे की स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी शुड प्रिपेयर फॉर द टेस्टिंग। इसके लिए भी बुक्स का मैं रेफरेंस दूंगा अभी आगे। और विच टॉपिक्स नीड टू बी स्टडीड एंड हाउ। तो मैसेज में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस आप मैसेज में डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हम ये जो हमारे स्लाइड के जो क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करने के बाद आपके पर्टिकुलर डाउट सेशन के अंदर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो आप अपने जैसे कोई डाउट्स है वो लिखते रहिए और इसमें डालते रहिए। फिर मतलब कि जैसे टॉपिक है कि हम कौन से टॉपिक को पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। अगर आप, क्योंकि अभी आप स्टेट टेस्टिंग में जाएंगे, तो स्टेट टेस्ट में जैसे आपको नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, राष्ट्रगान और स्काउट गाइड प्रार्थना है, झंडा गीत है, जो बेसिक चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो आप उस कैंप में बने रह सकते हैं सबसे पहले। और चाहे वो रिटर्न में हो, ओरल में हो, प्रैक्टिकल हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप आ जाइए हिस्ट्री के क्वेश्चन, स्काउटिंग हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, फ्लैग के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, सिग्नलिंग है, और उसके अलावा फर्स्ट एड है, पाइनरिंग है, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए। वो प्रिपेयर कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, वो अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। वो टॉपिक्स तो कंपलसरी आपको करने के लिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है स्टेट टेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं पहले स्टेट टेस्टिंग की बात करूँ तो इसको क्लियर करने के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं,
वो पहले इसके बाद आप कवर अप कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट होल स्टडी मटेरियल, उसके कि हम स्टडी मटेरियल को कहाँ से परचेज कर सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी आगे जो बुक्स दिखाऊंगा तो उसके रिगार्डिंग कैसे परचेज करना है, क्या परचेज करना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है APRO पार्ट 2 फॉर स्काउट विंग और APRO पार्ट 3 फॉर गाइड विंग। ये बुक है जहाँ से आपको पहले सिलेबस कवर करना है। इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए या भारत स्काउट गाइड से शॉप से ऑर्डर करवा लीजिए, या आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या आपके टीचर्स होंगे तो शायद उनके पास भी होगी। तो इसमें से आपको राष्ट्रपति लोग बुक के लिए तो आपको पर्टिकुलर राष्ट्रपति अवार्ड का सेक्शन पढ़ के लोगों बनानी है। लेकिन ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, जैसे अब मान लो कि स्काउट सेक्शन है या रोवर सेक्शन है, तो उसको जो रोवर सेक्शन स्टार्ट होता है उसके बीच में पेजेस 14 प्रिंसिपल्स कुछ हैं, वहाँ से लेके एंड ऑफ द राष्ट्रपति अवार्ड तक के जितने पेजेस है, शायद कोई 20-25 पेज या इससे ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर प्रथम निपुण राज्य राष्ट्रपति या स्काउट वालों की बात करूं तो वही प्रथम सोपान से राष्ट्रपति, गाइड और रेंजर का भी सेम। तो उसको कंप्लीट आपको पढ़ना है, एक एक लाइन उसमें आपके मेंबरशिप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है, गोल्डन कोड कौन सी होती है, ठीक है, और उसके अलावा जंगल गोफ क्या होती है, एक यूनिट में कितने मेंबर हो सकते हैं, कम से कम कितने मेंबर होंगे, आपकी यूनिफॉर्म का पार्ट्स दिया गया है, कैप कौन से कलर की होगी, उसके अलावा शूज़ है तो शूज़ कौन से होंगे, उसके लेसेस कौन से, उस हिसाब से मतलब कि होते हैं, सॉक्स कौन सी होनी चाहिए। तो उसके अलावा आपको अगर है कि ट्रूप लीडर का बैच कौन सा होता है, ठीक है, और उसके बाद पेट्रोल लीडर का बैच कौन सा होता है, उसमें बैजेस के अंदर येलो सेक्शन का जो राउंड है वो किस वाले बैच के अंदर होगा। तो ये कंप्लीट आपको पढ़ना है पूरे पूरे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और जब सिलेबस को देखेंगे, है ना, तो सिलेबस को देखने के बाद आपको फिर आगे बुक इसमें से कुछ चीज़ें कवर होगी, कुछ चीज़ें आपको आगे बुक्स में से कवर होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है लिटरेचर मटेरियल। जैसे कि अभी मैंने बात की राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर, इस बुक के अंदर जो कि मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है, शशि सर की लिखी गई है, क्योंकि और मेरे शशि सर ही मेंटर रहे हैं मेरी राष्ट्रपति अवार्ड तक की जर्नी के लिए। तो इसीलिए मैंने ये बुक स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा हूँ। तो इसके अंदर एक तो आपको 400+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। उसके अलावा लॉग बुक बनाने का जो सीक्वेंस है कि पहले टॉपिक को कैसे लिखना है, या टॉपिक से पहले आपको क्या क्या फॉर्मेट लिखना है, नेम वाला स्लाइड है, मतलब कि पेज है, उसके बाद आगे कौन से पेजेस रहेंगे, उसके बाद मान सभा किधर लगेगा, और फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट को कैसे कॉलम में लिखना है, कैसे उसका टेबल बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, और कैंडल स्टैक के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे और कहाँ से मिलेगी, वो कंप्लीट राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा स्काउट गाइड के पद पर यह भी शशि सर की लिखी गई है, जिसके अंदर इनिशियल स्टेज से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड तक के जो भी पायनरिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक नोट्स, फर्स्ट एड, और हो गया उसके अलावा नोट्स के साथ साथ अपने क्या कहते हैं पायनरिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि अपने ये हो गए ट्रेसल बनाने का तरीका हो गया, और उसके अलावा मतलब कि ब्रिजेस बनाने का कुछ तरीका है, सिग्नलिंग के बारे में, उसके कोड्स के बारे में, ये कंप्लीट इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, जो मैंने बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ी हुई ये हो जाएगा। उसके साथ साथ है नेशनल हेडक्वार्टर की, यानी भारत स्काउट गाइड के नेशनल हेडक्वार्टर की बुक प्रगति पथ। इसमें भी आपको बेसिक से लेकर लास्ट राष्ट्रपति अवार्ड तक के बारे में कंप्लीट सिलेबस को दिया गया है, जिसको आप पढ़ने के बाद आपका जो मतलब कि मोर देन 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो इसके अंदर सारे APRO के सिलेबस को लिखा है। फर्स्ट एड के अंदर सारी पट्टियां हैं, कौन सी पट्टी कैसी होती है, ठीक है, कितने प्रकार की पट्टियां हैं। उसके अलावा पट्टियों के बाद जैसे पाइनरिंग प्रोजेक्ट है, तो पाइनरिंग प्रोजेक्ट को कौन से कैसे पाइनरिंग प्रोजेक्ट बनेंगे, कैसे उसके अंदर गांठें लगेगी, वो सारा हो गया। हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब कि बेडन पावल कब आर्मी में थे, वहाँ से लेकर लास्ट जर्नी तक, ठीक है, तो पैक्स टू क्या है, वो सारा कुछ इन बुक्स के अंदर आपको मिलेगा। तो इसके अलावा ये आपका जो सारा बेसिक मटेरियल इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा कि टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है। इसके साथ साथ वेबसाइट भी है। वेबसाइट कौन सी, अगर मैं स्काउट विंग की बात करूं तो स्काउट विंग के अंदर हो गया वॉज्म वेबसाइट, मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट।
जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो क्योंकि वोज्म के क्वेश्चन भी आपको स्टेट टेस्टिंग और सीबीटी में देखने को मिलते हैं। सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन नहीं आते कि कितने मेंबर बॉडी है, ठीक है, और कौन कौन से इसके डिपार्टमेंट है, यानी कि ब्यूरो है, कमेटी है, और कहाँ स्थित है। इसके अंदर और भी इसके अंदर टॉपिक्स है, या इसके अंदर और भी कॉलम्स है जो आपको प्रिपेयर करना है। ये कौन कौन से एरिया में काम करती है, लीडरशिप पे क्या काम करते हैं, वोज्म के कौन कौन से अवार्ड्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा इनके स्पेशल इवेंट्स कौन कौन से हैं, रिसेंटली इनकी कोई कमेटी की मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ और किधर हुई है, ठीक है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वोज्म की वेबसाइट में। और वो उसके साथ साथ कितने रीजन हैं, ठीक है, वोज्म में कितने रीजन हैं, और इसके सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, वो सब आपको स्काउट सेक्शन के लिए आपको वोज्म की वेबसाइट को एक एक कॉलम को अच्छे से पढ़ना है, एक एक कॉलम को, उसको चाहे नोट्स बनाइए कैसे भी कीजिए। सेम फॉर गाइड या रेंजर सेक्शन आपके लिए है वैक्स की वेबसाइट, मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। सेम इसी तरीके से आपको एक एक कॉलम को चेक करना है। और वैक्स में तो काफ़ी कुछ अवार्ड्स या इवेंट है, जैसे लीडरशिप इवेंट है, जूलियट लो सेमिनार है, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। तो इसीलिए आपको आप उसको भी आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसको नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके सारे बाद में रिवाइज करने पे अच्छे से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अच्छे से इजीली टैकल हो जाएंगी। इसके साथ साथ जैसे कि वैक्स या वोज्म के अंदर एपीआर सेक्शन, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आता है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कितनी कंट्रीज आती है, वो कंट्रीज के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री एशिया पैसिफिक रीजन का पार्ट नहीं है, या इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो एशिया पैसिफिक रीजन में आती है। तो इसके साथ साथ जैसे कि आप पूरे होल पढ़ोगे या एपीआर को पढ़ोगे, तो उसके जैसे कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, उसके जो कमेटी मेंबर्स है कौन कौन है, वो उनके नाम भी आपको याद रखना है, उनके टर्म भी याद रखना है कि कब से कब तक है, और इससे पहले में कौन रह चुके हैं वो लास्ट वाला भी याद रखना है, और फर्स्ट कौन रह चुके हैं वो भी आपको याद रखना है। तो इसीलिए जो मेंबर्स को आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स को, एक तो फर्स्ट कौन थे उस वो याद रखना है, अभी रिसेंट में कौन है और कब तक इनका टेन्योर है, और उससे पहले कौन थे। ये चीज़ों की आपको, क्योंकि जैसे कि मैं मान लो अभी सर ने भी बताया था, या इसको आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आपको एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी टॉपिक है उसको पढ़ना उसी तरीके से है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। स्टडी मटेरियल, लिटरेचर, जो बेसिक चीज़ें सारी आपको इन बुक से कवर होगी, सिलेबस आपको एपीआरओ से कवर होगा, और उसके अलावा वेबसाइट है वो आपको वहाँ से पता लग जाएगी। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल स्काउट गाइड अकेडमी में, उसकी प्लेलिस्ट है 2024 की। जब आप उसको देखेंगे उसके अंदर मैंने ना वो मैं एपीआर उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो आप उसको देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमको क्या देख के पढ़ना है, क्या कैसे चीज़ें उसको कवर करनी है। उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप वो भी नोट डाउन जरूर कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेजर्स टू बी टेकन बिफोर द टेस्टिंग कैंप, मतलब कि आपका जो स्टेट टेस्टिंग है वो होने से पहले आपको क्या कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, या क्या उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपकी लॉ बुक क्लियर होनी चाहिए। लॉ बुक वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति का फॉर्म फिलअप करते हैं उससे पहले आपकी लॉ बुक बन जानी चाहिए, बट अगर नहीं बनी है तो आप टेस्टिंग से पहले अपनी लॉ बुक कंप्लीट कीजिए। देन आपकी यूनिफॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एपीआरओ, राष्ट्र जिसके ऊपर आपके राष्ट्रपति के प्रॉपर बैजेस लगे होंगे, राष्ट्रपति अवार्ड तक के जो प्रोफिशिएंसी बैजेस हैं वो लगे होंगे। यूनिफॉर्म वेल एक्यूरेट होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, शूज़ अच्छे होने चाहिए। ओके, एक उसके अलावा ये तो हो गया जो वहाँ पे टेस्ट होगा, नॉर्मली लो बुक है, यूनिफॉर्म वगैरह जो चेक होएगा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप कोई आंसर कर रहे हैं, वो आंसर कैसे कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ देन आपके अंदर एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, जब यूनिफॉर्म पहने तो एक स्मार्टनेस आपके अंदर आनी चाहिए, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग कैंप में जाने से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे पहले आपने जो कुछ भी किया है, जैसे भी किया है, वो सबको भूलकर अब आप एक राष्ट्रपति अवार्ड, मतलब कि उसकी टेस्टिंग में भी अगर आप जा रहे हो ना, तो आपके साथ आपके उस अवार्ड के साथ राष्ट्रपति जी का जो टाइटल है वो ऐड हो रखा है। तो उसी स्मार्टनेस के साथ आपको प्रिपेयर होना चाहिए, जिसमें कि आपको लॉ बुक के साथ उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन, चाहे वो थ्योरी मटेरियल हो,
प्रैक्टिकल रिलेटेड पाइनरिंग प्रोजेक्ट्स हो, फर्स्ट एड हो जो भी हो, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके पहले आप टेस्टिंग से पहले, और सबसे मेन चीज़, कुछ कैंडिडेट मेरे पास कॉल या मैसेज आ रखे हैं, स्ट्रेस में भी हैं, कुछ बर्डन भी लेते हैं, तो इजी माइंड से आपको तैयारी करनी है। अगर आप मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से दिन में 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप सफिशिएंट हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसीलिए कैंप से पहले आपको यही मेजर्स आपको रखने हैं। और उसके अलावा प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग, इसके लिए अगर मैं बताऊं, अगर आप अपनी यूनिट से दो से या दो से ज़्यादा लोग हों, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट या एलए से 2 या 2 से ज़्यादा जैसे लोग हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स है, गांठे हैं, तो आप एक दूसरे को गांठे लगा के दिखाओ, वो आपकी चेक करेंगे, आप उनकी चेक करो। उसके बाद जैसे अपने नियम प्रतिज्ञा झंडा गीत है, उसके रेगुलर आप टेस्ट एक दूसरे से टेस्ट लेते रहो, ओरल भी लो, प्रैक्टिकल जो थिंग्स है वो प्रैक्टिकल भी लो और रिटर्न भी लो, कि हाँ नियम प्रतिज्ञा झंडा गीत है तो उसको लिख के दिखाओ, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग कैम में जो एक एक कोमा भी है ना वो भी चेक होता है, कि आपने जो लिखा हुआ है, जो प्रार्थना है या झंडा गीत या राष्ट्रगान है, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे कोमा लगाया है नहीं लगाया, तो ये भी चीज़ें चेक होती है। मात्राएं वगैरह तो वो तो डेफिनेटली होती है, लेकिन उससे पहले कोमा या छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी अच्छे से आपकी चेक होएगी। और उसके अलावा है कि टेस्टिंग कैंप को ब्रीफ करना, मतलब कि टेस्टिंग कैंप में क्या कुछ होता है, तो शायद 5 दिन की टेस्टिंग होती है, तो उनके अंदर आपका क्या रहेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद जो बेसिक थिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे आपके जो टेस्ट होंगे वो 3 टेस्ट होंगे। ओरल, जो आपने तैयारी की है, चाहे वो नियम झंडा गीत वगैरह ये बेसिक होगी, हिस्ट्री होगी, फर्स्ट एड हो गया, पाइनरिंग हो गया, ये सभी इनका बेसिक नॉलेज का ओरल भी होगा, पूछ लेंगे कि झंडा गीत के रचयिता कौन है, ठीक है, या नियम प्रार्थना झंडा गीत है तो वो सुना के बताओ, पाइनरिंग प्रोजेक्ट है तो बो लाइन किसके लिए काम आती है, फर्स्ट एड है, ठीक है, तो अगर अपने रिस्ट पे अगर फ्रैक्चर है तो उसके लिए कौन सी पट्टी लगेगी, या ठीक है, स्ट्रेचर किन किन चीज़ों से बन सकता है, ठीक है, तो ये ओरल टेस्ट आपका वहाँ होगा। उसके बाद रिटर्न टेस्ट, मतलब ये सारा आपका जो ओरल है वो उसका सेम आपका रिटर्न टेस्ट भी वहाँ होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या कराएंगे, आपको जो टॉपिक्स है, जैसे पाइनरिंग प्रोजेक्ट दे देंगे। अगर मैं रोवर सेक्शन की जैसे बात करूं तो उसमें तो क्या है कि जैसे पाइनरिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पाइनरिंग प्रोजेक्ट भी आपको देंगे, लाइक वॉचिंग टावर, क्योंकि हमें वॉचिंग टावर मिला था लगभग 20-30 फुट को बनाने का, तो वॉचिंग टावर दे सकते हैं, मंकी ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, ऐसे बड़े बड़े पाइनरिंग प्रोजेक्ट आपको प्रैक्टिकल में दे सकते हैं। और उसके अलावा ट्रेसल वगैरह है वो हो जाएगा प्रैक्टिकल में। इसके अलावा फर्स्ट एड है, मान लो, तो फर्स्ट एड में पट्टियाँ कैसे लगाई जाती है, एक कैजुअल्टी है तो उसको कैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जब आपका फर्स्ट एड का अगर कोई टेस्ट चल रहा हो, मान लो, मतलब कि या टेस्ट ना भी चल रहा हो, कोई ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे ताकि आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप उसकी मलम पट्टी सही से कर रहे हो नहीं कर रहे, क्योंकि सीन वो इतना ओरिजिनल लगेगा कि आपको लगेगा कि सच में कुछ हुआ है, तो इसलिए आप पैनिक कैसे कर रहे हो, या पैनिक को साइड हटाकर आप कैसे उस पर काम कर रहे हो, तो वो भी एक टेस्टिंग का पार्ट हो सकता है आपके। तो इसलिए आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको वहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा हर एक सिचुएशन के लिए। तो ये हो गया ओरल प्रैक्टिकल रिटर्न के लिए। इसके साथ साथ जब आप कैंप में होते हो वहाँ पर आपके ऊपर सबकी नज़र रहती है कि आपका डिसिप्लिन कितना है आपके अंदर, और एक्यूरेसी कितनी है आपकी, ठीक है, आप मतलब कि उसके आपके लिए कैसे, आप जो टीचर्स है वहाँ पे या जूनियर्स है या सीनियर्स हैं उनके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो। कई होते हैं कि मतलब कि आर्ग्यूमेंट पे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर रहे हो, तो वो सब कुछ आपकी चीज़ें वहाँ नोट होती है। प्रिपरेशन तो आप ये सब कुछ करके चले जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि हर एक एग्जामिनर बोलेंगे नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करेंगे। देन नेक्स्ट है कि स्टेट टेस्टिंग डेट। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि मुझे मेरे पास अभी राजस्थान हमारे स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी मिड अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है, राष्ट्रपति अवार्ड की स्टेट टेस्टिंग राजस्थान के अंदर। तो आप राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं, स्काउट गाइड रोवर रेंजर, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लॉग बुक और आप खुद को प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ, अदर स्टेट की होनी तो अगस्त में चाहिए, या मे बी बहुत रेयर चांस है कि आपकी सितंबर में हो जाए। तो इसीलिए
क्योंकि NHQ के जो सर्कुलर है जो मैंने अपनी प्रीवियस उसमें डाल रखा है वीडियोस के अंदर, तो उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आपकी जो स्टेट टेस्टिंग है वो अगस्त या सितंबर में रहेगी। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन इसी हिसाब से करें कि आपकी स्टेट टेस्टिंग अगस्त में है। अगर इन केस सितंबर में हुई होती है तो आपके पास तो और भी फिर आपके जो प्रिपरेशन है तो उसके लिए आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए कम टाइम के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है। जैसे रेलवे या KVS स्टेट है तो इस सबके लिए एक ही डेट है, मंथ है अगस्त या सितंबर। तो इसीलिए अभी बाकियों की डेट अभी तक मुझे पता नहीं लगी, तो इसलिए आप अगस्त को ही एज्यूम करके चलिए कि अगस्त में हमारी स्टेट टेस्टिंग होनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी यूनिफॉर्म पे कौन से बैजेस लगने चाहिए या कौन से नहीं लगने चाहिए। तो इसके लिए सब है कि आपके यूनिफॉर्म पे जो बैजेस रहेंगे वो राष्ट्रपति अवार्ड तक के प्रोफिशिएंसी बैजेस कंप्लीट होने चाहिए। जो अपने राष्ट्रपति अवार्ड के फॉर्म में जो बैजेस मेंशन किए हैं वो बैजेस भी होंगे, राज्य पुरस्कार के बैजेस भी होंगे, निपुण के बैजेस या प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान वाले बैजेस भी होंगे। इसके अलावा एक डाउट है कि अभी नए जो बैजेस आए हैं, जैसे पर्पल कलर का जो आपने अगर देखा होगा इंडिया या भारत वाला जो अपने शोल्डर पे लगता है, तो वो बैजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये जैसे मेरा अगर स्टेट का जैसे लगा हुआ है KVS स्टेट है या रेलवे के स्टेट है तो वो लगेगा या वो पर्पल वाला नया लगेगा। तो इसके लिए जो सर्कुलर आता है उसमें तो ये मेंशन है कि APRO के अकॉर्डिंग आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और APRO में अभी तक नए बैच का जिक्र है नहीं। हालांकि सर्कुलर तो उस नए बैच का आया हुआ है लेकिन APRO के अंदर अभी तक मेंशन नहीं है। तो इसलिए आप अपने जो स्टेट के हैं ये बैजेस लगा के जा सकते हैं, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। और आपने अभी राष्ट्रपति फॉर्म भी फिल किया तो उसमें आपके यही बैजेस जो रेड और वाइट वाले हैं यही बैजेस आपको आपने उस फोटो के अंदर फिलअप किए हुए हैं, मतलब कि जब आपने फोटो जो लगाई उसमें आपके ये बैजेस शो हो रहे हैं। उसके अलावा ये हो गए कौन से बैजेस लगाने हैं और कौन से बैजेस नहीं लगाने। अगर आप जम्बूरी में गए हैं, आप जोटा जोटी इवेंट का कर रहे हैं, आप रोवर रेंजर मोटमीट में गए हैं, रोवर रेंजर जम्बूरी में गए हैं, या ऐसे जो एक्स्ट्रा इवेंट वाले जो बैजेस हैं वो आप अपने यूनिफॉर्म पे मत लगा के जाइए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके राष्ट्रपति जो लेवल अप के जो बैजेस हैं राष्ट्रपति अवार्ड तक के वो आप योग्यता बैज और दक्षता बैज, ठीक है, वो ही आप लगा के जाएं, एक्स्ट्रा बैजेस को आप यूनिफॉर्म पे मत लगाएं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एग्जामिनर्स आएंगे हमारी स्टेट टेस्टिंग में वो स्टेट से ही होंगे या अदर स्टेट से आएंगे। अगर आपने सर्कुलर देखा है तो उसमें मेंशन आए थे 50% जो एग्जामिनर्स होंगे वो उसी स्टेट के होंगे और 50% जो एग्जामिनर हैं वो अदर स्टेट या अदर रेलवे जोन्स या KVS स्टेट से कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये मान के बिल्कुल मत चलिए कि अगर आप के स्टेट से अगर टीचर हैं तो वो उनको उनको वो अपने ईजिली वो उसको चीज़ को कर सकते हैं। तो उनके ऊपर वो कोई नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट से जो आएंगे और उसके अलावा ROC जो मतलब कि कैंप के जो मेन इंचार्ज होंगे वो नेशनल हेडक्वार्टर किसी को भी अपॉइंट करके भेज सकते हैं, जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। और आपको शायद पता भी ना लगे कि वो ROC टीचर है कौन, और पता भी लगे तो शायद लास्ट दिन पता लगे। तो वहाँ पे जो भी टीचर हों क्या पता वो आपके स्टेट के ही हों लेकिन वो नेशनल के अप्रूव हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे अच्छे से डिसिप्लिन होकर सारे काम करने हैं, टेस्टिंग अच्छे से देनी है। और चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। मान लो कि कुछ स्टेट में ऐसे हैं कि शायद साथ साथ में मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, पास पास में बैठते हैं रिटन टेस्ट के अंदर। तो ये है कि अगर आप रिटर्न आप अगर किसी और की कॉपी में देख भी रहे हो तो अगर उनको पता लग गया तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कोई वहाँ पे आपकी नहीं सुनी जाएगी चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो इसीलिए डिसिप्लिन मस्ट है। और टीचर्स के बारे में मैंने आपको कंफर्म कर ही दिया है कि अदर स्टेट के आएंगे तो उसी हिसाब से वो ना आपको जानते ना आप उनको जानते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली राष्ट्रपति अवार्ड लॉग बुक और फ्रॉम प्रथम, ये अभी मैंने जैसे क्वेश्चन किया भी कि सिर्फ राष्ट्रपति अवार्ड की लॉग बुक लेके जानी है या राष्ट्रपति अवार्ड के अलावा प्रथम सोपान से आगे तक की सबकी लेके जानी है। वो मैंने अभी आपको कंप्लीट किया ही है कि आप उसके हिसाब से लेके जाइए। सिर्फ अगर आपका स्टेट आपको अप्रूव करता है तो आप लेके जा सकते हैं। ठीक, अपने चलते हैं CBT के रिगार्डिंग, जिसमें कि
जिसमें कि सबसे पहले कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्टेट टेस्टिंग तो फिर भी इजी है कि मतलब कि उसको समझने में, देखने में। तो लेकिन और सीबीटी में, क्योंकि सीबीटी नया पैटर्न है प्रॉपर, अभी सीबीटी के सिर्फ 2 ही टेस्ट हुए हैं, एक 2022 में और एक 2024 में। तो इसलिए काफ़ी कुछ डाउट्स होते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्या है कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं तो उनको भी डाउट रहता है। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्लियरली अभी तक कहीं बात नहीं हुई अच्छे से, सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनल्स के अलावा, या जहाँ पर कोई किसी से पर्सनली अगर कोई इंटरेक्ट करा तो उसके अलावा। तो इसीलिए सबसे पहले सीबीटी की फुल फॉर्म ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका पैटर्न क्या रहता है? पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या है कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और 60 ही मार्क्स हैं उसके। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट और 1 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट बाद वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बस हाँ इतना है कि आपको 60 मिनट में वो 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर नहीं सोल्व किया तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट होकर आपके उतने ही क्वेश्चन माने जाएंगे और उसके 1-1 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे। इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर पे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वही रहेगा, ना कहीं ओरल आपका हो रहा है, ना उसका प्रैक्टिकल कुछ होगा आपका वहाँ पे, और रिटर्न मतलब कि लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंडिया के करंट अफेयर्स आएंगे या वर्ल्ड करंट अफेयर्स आएंगे। तो करंट अफेयर्स, पहली बात है कि करंट अफेयर्स का मुद्दा इतना हाइप क्यों है? हालांकि सर्कुलर में भी दिया गया है कि जीके इसका पार्ट है। तो अगर आप सीबीटी को अच्छे से देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे, तो उसको देखेंगे तो आपके करंट अफेयर्स भी उसी टॉपिक में से आए हैं जो आपका सिलेबस का पार्ट है। अगर मैं बात करूँ, पिछले सीबीटी में क्वेश्चन आया था कि कथकली किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो अगर आप देखेंगे तो कल्चरल फॉर्म का एक ऐसा कुछ टॉपिक आपके एपीआरओ में लिखा गया है, स्काउट गाइड रोवर रेंजर सेक्शन में, तो वो उस टॉपिक का पार्ट है। अगर मैं रोवर रेंजर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी कि रोवर रेंजर सेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स काफ़ी पूछ लिया, जीके काफ़ी पूछ लिया, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा था। वो ये था कि ना जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाते हैं। तो मैं रोवर रेंजर को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एपीआरओ सिलेबस में देखेंगे तो राज्य पुरस्कार का जो सिलेबस है वहाँ पर पहला टॉपिक दिया गया है कि आपको किन्हीं 2 कैंडिडेट की वोटर लिस्ट में नाम ऐड करके उनको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है ना। तो अब जब वोट के रिगार्डिंग अब उसमें इंफॉर्मेशन आई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोट बनता कैसे है, उसके लिए वेबसाइट कौन सी है, ऐप कौन सा है, कौन से नंबर का फॉर्म फिलअप करना है। अगर वोट बनवा रहे हो तो इसके ऊपर और संस्था कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है जो होता है। जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, उसका काम क्या है, तो ये सारा कुछ आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए वो कहीं एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर जैसे क्वेश्चन आया था कि अ, अपने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको हेड कौन करते हैं, तो ये टॉपिक आपको कौन से टॉपिक से है? डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से है। उसमें लिखा गया है आपको कि डिजास्टर में काम करने वाली संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो इसीलिए आपको वो कंप्लीट पता होना चाहिए। तो आपको इसमें जैसे फायर ब्रिगेड है तो फायर ब्रिगेड की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल कब कौन सी आपदा में उन्होंने काम किया था, क्या इतना कुछ नहीं। मतलब कि कब वो किस एक्ट के तहत आई थी, एग्जिस्ट में आई थी, उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन है या नहीं है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मैं बात करूँ तो उसके जैसे हेड कौन है, नेशनल लेवल पे हेड कौन है, ठीक है। उसका कोई वो नाम नंबर है, मान लो कोई इमरजेंसी नंबर है तो वो इमरजेंसी नंबर कौन सा है। तो ये आपको फायर ब्रिगेड के बारे में हो गया। डिजास्टर जो में काम करती है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनआईडीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो और संस्थाएं है तो उनके बारे में कब वो एग्जिस्टेंस में आई, वो सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक दिन सिलेबस पे लगाना पड़ेगा। और अभी एआई का इतना अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि उसमें सिलेबस डालिए, उसमें लिखे कि इस इन टॉपिक्स को हम करंट अफेयर्स के अंदर हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसके भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स आएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, वो चाहे वर्ल्ड से भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक शायद देखने में नहीं आया। लेकिन आप वर्ल्ड का तो चलो बाद का प्रोसीजर रखो, लेकिन उसको करंट में तो जरूर इंडिया के तो जरूर रखो। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अभी तक इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे के कोई सर्कुलर में आएगा, कुछ आएगा तो जरूर अपडेट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन वही होगा। जैसे अगर हिस्ट्री से मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि बेडन पावल भारत कब आए थे,
ठीक है, और फर्स्ट कैंप कब लगा था और कहाँ लगा था, ठीक है, और उसके अलावा जुलू जाति के बारे में आ सकता है। फर्स्ट एड का है तो 4 पट्टी के बारे में दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इसमें कॉलर बोन पे लगने वाली पट्टी कौन सी है, और वोज़म है तो वोज़म का पूछ लेंगे। ये कंट्रीज़ है तो इनमें से कौन सी कंट्रीज़ एशिया पैसिफिक का पार्ट है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और करंट का कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तो कुछ नहीं, आप सिलेबस को अच्छे से, और सिग्नलिंग का जैसे कि आपने मोर्स कोड वगैरह जैसे वो है कि मोर्स कोड के अंदर उसमें अल्फ़ाबेट को कैसे डॉट और डैश में लिखा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि डॉट डैश में वो कैसे होगा, 3 डैश है, 4 डैश है, या डॉट बीच में आ रहा है, कैसे भी है आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। उसके बाद फॉरवर्ड बियरिंग कंपास के अंदर बैकवर्ड बियरिंग क्या है वो क्वेश्चंस आएंगे कि उसको, वो भी आपको जो मैंने बुक्स दिखाई थी ना उन बुक्स में कंप्लीट ये मेंशन है, तो आप उन बुक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन ये सारे तो मोर देन 80% तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। और करंट अफेयर्स कैसे हैं वो आपको थोड़ा सा उसको लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी चैनल, अगर आप कोई करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि जो अपने लोकली है, इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो उसमें से हो जाएगा कवर। लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को कैसे कहाँ से कवर किया जा सकता है, अगर मैं वैसे बात करूँ, मतलब कि कोई मैं किसी की स्पॉन्सरशिप या वो नहीं कर रहा, मतलब कि उसमें क्या है कि उस चैनल पे क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से समझ में आता है करंट अफेयर्स के बारे में, तो उसको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। परचम क्लास है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसके जो डेली करंट अफेयर्स रहेंगे, शायद एक एक घंटे की वो क्लासेज रहती है करंट अफेयर्स की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे तरीके से बताया जाता है। वीकली भी आती है और मंथली भी आती है। तो अगर आपको, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो मटेरियल होगा ना वो आपके अपने करंट अफेयर्स के का जो सेक्शन इन केस आ जाए तो वहाँ से अपने अच्छे से कवर वो चीज़ें हो जाएगी। तो आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी और को पर्सनली फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम। फिर है कि सीबीटी की डेट। सीबीटी की डेट अभी तक जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग यही है कि वो उन्होंने लिख रखा है शायद 30 नवंबर को वो रहेगी, इस साल की जो सीबीटी डेट है। तो स्टेट टेस्टिंग अगर आपकी अगस्त में हो जाती है तो उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी मैं मान लेता हूँ, तो 3 महीने हैं आपको सीबीटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए, उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सारा कुछ तो बस मटेरियल इसको बार बार रिवाइज करना है, जो अभी आप पढ़ के जाएंगे, लॉग बुक को रिवाइज करना है, सारा कुछ। फिर है सेफ स्कोर। अभी सेफ स्कोर में 2 चीज़ें हैं कि एक तो है सेफ स्कोर राष्ट्रपति अवार्ड सर्टिफिकेट हमको मिलने के लिए, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे। दूसरा है कि राष्ट्रपति भवन में जाके बाय हैंड लेने के लिए। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए, तो उसमें तो यही है कि अगर आप 60 में से 59 भी लें तो भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपका उसके अंदर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके 59 है तो क्या पता किसी के 60 आउट ऑफ 60 भी हो। अगर आपके 59 है तो क्या पता ऐसे कैंडिडेट और भी है जिनके 59 हो, तो वहां पर वो ना एज फैक्टर देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये क्लियर मेंशन है कि 1 साल के अकॉर्डिंग 30 स्काउट, 30 गाइड, 30 रोवर और 30 रेंजर ही राष्ट्रपति अवार्ड सर्टिफिकेट के लिए, जो कि पर्टिकुलर राष्ट्रपति जी का साइन जिस पे होगा उसके लिए उनको मिलेगा। तो अब वो जो टॉप में जो रहेंगे वही हो सकते हैं। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया या हाईएस्ट मार्क्स के 50 से ऊपर ऊपर वाले भी हो सकते हैं, 51 से भी ऊपर ऊपर वाले हो सकते हैं, या 52 वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कितने ज़्यादा हम उसके अंदर स्कोर करें। क्योंकि इस साल जो अभी रिजल्ट है, अगर आपने देखा होगा, तो जो 2024 वालों का जिनका रिजल्ट था, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके 59 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखनी है कि जितने ज़्यादा आपको स्कोर हो। आप कुल मिला के ये बात सोचो कि 50 से तो नीचे आना ही नहीं है। 50 से ऊपर जितना स्कोर करके वो आपके लिए बोनस पॉइंट और ऐड होता जाएगा। तो ये है सेफ स्कोर। पीवाईक्यू के रिगार्डिंग, पीवाईक्यू लिए ये है कि जो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, अगर आपसे नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं भी इस जब कंप्लीट सेशन के बाद मैं उसका क्यूआर कोड लगाऊंगा, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, और हमारे यूट्यूब पे भी पीवाई क्वेश्चंस आ जाएंगे आने वाले टाइम में। और उसके अलावा अगर कुछ है, हाँ एक क्वेश्चन और था कि सीबीटी का रिजल्ट कब तक आता है। अ, अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसमें तो साल 1.5 साल भी लगा है, और होने को आने वाले टाइम में शायद इतना टाइम ना लगे, जल्दी भी आ जाए। तो अभी तक तो यही है कि रिजल्ट आने में कुछ महीने से 1 साल तक लग सकता है। तो आप ये क्योंकि ये सबसे बड़ी बात कि ये नेशनल हेडक्वार्टर के हाथ में नहीं है आपके सीबीटी को कंडक्ट करवाना और सीबीटी को रिजल्ट आउट करना, क्योंकि मिनिस्ट्री ने या थर्ड पार्टी ने ये टोटली अपने हाथ में ले लिया है राष्ट्रपति अवार्ड के नेशनल टेस्टिंग को। तो इसीलिए उनके द्वारा ही जो इन्फॉर्मेशन आएगी कि
इस टाइम हम सीबीटी कंडक्ट करवाएंगे, इस टाइम इसका रिजल्ट आउट करेंगे, इस टाइम हम या प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से हम अवार्ड रैली कंडक्ट करवाएंगे। तो इसलिए वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो कभी जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, उस पर कोई वो नहीं है। उसके अलावा सीबीटी के रिगार्डिंग कंप्लीट मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह क्या रहेंगे, जैसे ऐसे डाउट्स भी आए थे कि सीबीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कुछ हद तक मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं इनके स्काउट जो आपका प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान वाला जो सिलेबस है, उसके तो आपका लगभग 30 मार्क्स के आसपास आपको उसका वेटेज रहता है, 20 या 30 मार्क्स तक। उसके बाद राज्य पुरस्कार का आपका 10 से या 20 मार्क्स का वेटेज आपका वो रहता है। फिर राष्ट्रपति वाला भी उसके अंदर आ जाता है, और उसमें लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स आएगा। और जो 10 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स है वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मतलब कि 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ये जो सिलेबस और बुक्स है इसी से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए इन बुक्स को, लिटरेचर को और वेबसाइट को जितना अच्छे से आप पढ़ पाओ उतने अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 50 मार्क्स आपके यहीं से कवर होंगे और 10 मार्क्स जो है वो घूम फिर के आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला टॉपिक है कि कॉमन मिस्टेक्स का, जिसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है पता होना चाहिए कि जी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिस स्टेट टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, सीबीटी में फ़ेल हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं टॉपिक के रिगार्डिंग भी नहीं, वैसे भी है कि जो आपको मैंने बताया था कि हमारे साथ राष्ट्रपति गाइड जिनको मेरे साथ ही जिनको अवार्ड मिला था, छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, वो हमारी मीटिंग में है, तो मैं यहाँ पर एक बार उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा। वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और थोड़ी जो गाइडेंस है वो भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा कुसुम सिन्हा को। अ, एक मिनट में शायद माइक ऑफ होगा। मैं हाँ हाँ जी कुसुम, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। या यू आर ऑडिबल। और कुसुम ने भी बताया कि क्या चीज़ें हैं जैसे कि हमें पास होने में मदद करती है और जिससे हम फेल ना हो, जैसे कि आपका डिसिप्लिन है। और क्योंकि मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि और क्योंकि मैंने स्टेट है मतलब जब सीबीटी दे के जो हम गंगानगर से वापस आए, गंगानगर वाले जो हम एक साथ गए थे, तो वापस जब आए थे तो हमने और जो शशि सर हमारे यहाँ पे और हमारे डीओसी के साथ बैठ के जब चर्चा की कि जैसे सीबीटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें फेल होने का सबसे बड़ा एक रीज़न हमें ये देखने को मिला कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें क्या है कि पढ़ने की जो मतलब कि एक इच्छा होती है या पढ़ने की जो हैबिट होती है वो उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे सबने तो बोल दिया कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मुझे बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि मैं स्काउटिंग में भी था, अब रोवरिंग में भी जैसे हूँ। तो मैंने क्या किया, हम जब लो बुक बनाते थे, क्योंकि लो बुक शशि सर के साथ बैठ के ही मैंने लो बुक बनाई है हमेशा, तो सर ने मुझे हमेशा अकॉर्डिंग टू एपीआर ही लो बुक तैयार करवाई। एक एक टॉपिक को उसको क्या करता, पहले टॉपिक को देखा, हमने डिस्कस किया इसमें क्या क्या एरिया आएंगे। जैसे कि अगर मैं वो इलेक्शन वाला अगर टॉपिक को मैं दोबारा लेके आऊँ, तो हमने देखा कि अगर मैं दो कैंडिडेट के वो बनवाने, वोटर आईडी बनवानी है राज्य पुरस्कार के अंदर, तो उसमें हमने डिसाइड किया कि तो अगर वोटर आईडी बनवानी है तो पहले तो हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि ये इसका फॉर्मेट होता है वोटर आईडी बनवाने का। अगर वोटर आईडी बनवा रहे हैं तो इसका बना कौन रहा है उस डिपार्टमेंट के बारे में लिखते हैं हम। ठीक है, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री निकाल दी। अब डिपार्टमेंट लिखी तो मतलब ये कौन सी बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आती है या कोई एक्ट के अंडर में आती है। फिर हमने वो देखा तो उसका भी आंसर मिल गया। फिर हमने ये चीज़ चेक की, मतलब कि प्रॉपर सारा कुछ लिख लिया पहले, फिर मैं रफ नोटबुक में लिखता, फिर मैं सर को दिखाता, सर उसको वेरीफाई करते कि हाँ इसमें क्या चीज़ें हटनी चाहिए या क्या चीज़ और ऐड होनी चाहिए। फिर उसको मैं दोबारा रफ में लिखता, फिर तीसरी बार जाके मैं उसमें लिखता, तो क्या है कि एपीआर के अकॉर्डिंग मेरी सारी लॉग बुक और वो चीज़ें मटेरियल तैयार हो गया था। तो जब ये हाइप बनी हुई थी पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है,
तो तब मुझे पता लगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में से है बट इन डेप्थ में आया है। तो यही है कि आपके अंदर अगर हैबिट है पढ़ने की, तभी आप इसको क्या है कि अगर लिटरेचर की मैं प्रॉपर बात करूँ जो आपको मार्क्स स्कोर करना है, तो उसमें तो ये तभी होगा जब आप उसको पढ़ने की हैबिट डालेंगे। उसके अलावा आपके अंदर आपके अंदर वो एक पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए राष्ट्रपति अवार्ड की। बाई चांस अगर आपने ऐसा हो कि क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी ओवरऑल डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, सारा कुछ वो तो आपकी स्टेट टेस्टिंग में दिख जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद ये होने के बाद क्या है कि आपको सीबीटी में चलो आपको कंप्यूटर आपको आता है, क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उसके बाद आपके जो प्रॉपर आइडेंटिटी है जो आईबी चेक करती है ना। तो इसलिए हर एक स्टेज पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन कभी भी हो सकता है जब तक आपको अवार्ड नहीं मिल जाता। तो सब वही है, आपके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, स्मार्टनेस ये सब होनी चाहिए और पढ़ने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। कि जैसे अभी कुसुम ने भी बताया था कि मैं रोज पढ़ती थी, ठीक है, कि मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट भी लगाती थी। तो यही है कि अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, गैप नहीं देंगे और कंटेंट के रिलेटेड ही आप पढ़ेंगे, तो ही आप मतलब कि अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपके साथ दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट हो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछोगे, उसके अलावा एक दूसरे के क्वेश्चन वो टेस्ट भी लोगे, बातचीत भी चलती रहेगी टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो क्या अच्छा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी टॉपिक्स के लिए रिगार्डिंग, उतनी ज़्यादा अपनी हैबिट बनेगी पढ़ने की। तो सबसे मेन थिंग ये है कि जो स्टेट टेस्टिंग होगी वो आपकी राज्य पुरस्कार के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसमें भी कैंडिडेट्स फेल होते हैं। तो क्योंकि हमारी जो स्टेट टेस्टिंग थी उसमें 105 रोवर्स थे, जिसमें से 70 रोवर्स पास हुए थे यहाँ पे, मतलब राजस्थान पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँ तो ये ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो ऐसे टॉपिक जो हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो कॉमन टॉपिक्स कुछ हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट ने पूछा था कि अगर किसी की 18 साल एज हो जाती है तो वो क्या सीबीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। या एक ऐसा क्वेश्चन भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है कि हमने पिछली बार सीबीटी दिया था पर हम पास नहीं हो पाए और इस बार दोबारा अप्लाई किया है, तो हमें सिर्फ सीबीटी देना पड़ेगा या स्टेट टेस्टिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अ, क्योंकि जिनकी 18 एज हो चुकी है वो सीबीटी देंगे या क्या देंगे। तो इस बार जैसे सर्कुलर निकला था, जो ओवरेज कैंडिडेट है वो भी अपना क्या है कि दोबारा उनको फॉर्म अप्लाई करने को मौका मिला था। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा ओवरेज कैंडिडेट ने भी, चाहे उन्होंने पिछली बार दिया है या नहीं दिया। तो उसके सेम प्रोसेस अभी आगे होगा जैसे स्टेट टेस्टिंग। और एक क्वेश्चन और है कि हमने जैसे पिछली बार टेस्टिंग दी है तो हमें स्टेट टेस्टिंग या सीबीटी देना पड़ेगा अगर हमने अप्लाई किया है तो। पिछली बार एक ऐसी पिछले सेशन में एक ऐसी लिस्ट निकली थी जिन्होंने मतलब 2022 में जिन्होंने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था सीबीटी वाला, लेकिन वो फिर पास नहीं हुए थे। तो उनको क्या है कि 2024 में सिर्फ सीबीटी देना पड़ा था, स्टेट टेस्टिंग नहीं देनी पड़ी थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने सीबीटी 2022 में तो दिया था, उनको 2024 में स्टेट टेस्टिंग भी देनी पड़ी थी। तो ये क्या है कैसे है, तो इसकी ना अगर अभी कोई लिस्ट निकलती है वो तो उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। नहीं तो आपको स्टेट टेस्टिंग में जाना ही पड़ेगा, तो आप ज़रूर जाइए। तो इसीलिए यही है कि डायरेक्ट सीबीटी देना पड़े या स्टेट टेस्टिंग देना पड़े, आप ये प्रेफर कीजिए सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। अगर जो भी अगर अपडेट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। तो एक क्वेश्चन था ये। और उसके अलावा है कि ट्रेनिंग कैंप क्या होता है। ट्रे एक होता है टेस्टिंग जिसमें आपके प्रॉपर आप नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, और ट्रेनिंग कैंप वो कैंप होता है जहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि कुछ जगहों पे या स्टेट पे या सभी जगहों पे स्टेट टेस्टिंग से पहले एक ट्रेनिंग कैंप होता है, चाहे वो डिवीजन लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो, जहाँ पर आपको 5 दिन का जो कैंप होगा वहाँ पर प्रॉपर राष्ट्रपति अवार्ड तक का सारा सिलेबस आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। जैसे अगर मैं नॉर्मली एग्जाम्पल बताऊँ, कोई अपने कॉम्पिटिशन देने जाते हैं या स्कूल के फाइनल एग्जाम होते हैं, एक बार जब आपने कंप्लीट सिलेबस कर लेते हो लास्ट टाइम पे एक क्रैश कोर्स होता है जिसको हम कुछ या मैराथन क्लासेस होती है जिसको हमें कुछ घंटों के अंदर क्या कि वो सारा पिछला रिवाइज करते हैं। तो वो ट्रेनिंग आप उसी तरीके से समझिए कि पिछला सारा कुछ वो रिवाइज करने का एक 5 दिन का कैंप है जो टेस्टिंग से पहले होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति टेस्टिंग कंप्लीट यूनिफॉर्म में होगी क्या। तो स्टेट टेस्टिंग तो वह बताया कि एपीआरओ के अकॉर्डिंग 5 दिन आपको प्रॉपर वो यूनिफॉर्म में रहना है। और जब सीबीटी वाला जब आपका एग्ज़ाम होगा, एक तो जैसे कि आपने देखते हो जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्या है कि टाइमिंग लिखी होती है कि आपको इस टाइम तक गेट के अंदर आ जाना है। अगर उसके ऊपर 1 सेकंड या 1 मिनट की अगर आपकी देरी होती है तो वो आप गेट क्लोज हो जाएगा, आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो सेम सीबीटी के अंदर भी यही रूल फॉलो होता है।
कि जो टाइमिंग एडमिट कार्ड पे लिखी हुई आएगी उस टाइमिंग के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर हो सीबीटी के लिए वहाँ पर पहुँचना है टाइम से पहले पहले। अगर आपने 1 मिनट की देरी की तो आपको वो गेट क्लोज दिखा हुआ मिलेगा। दूसरा, आपको आप स्काउट गाइड रोवर रेंजर जो भी हैं तो आपको एपीआरओ के अकॉर्डिंग कंप्लीट यूनिफॉर्म में जाना है। अगर आप सिविल में गए तो वो, या अगर ले भी लिया अंदर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर इस साल का आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें एक सर्कुलर में लिखा हुआ था कि जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे सीबीटी के अंदर, उनमें से 2 से 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सिविल कपड़ों में, नॉर्मल घर के कपड़ों में, टाइप लोअर टी शर्ट ऐसा कुछ पैंट शर्ट में एग्ज़ाम देने पहुंच गए। उन्होंने सीबीटी एग्ज़ाम दिया तो था पर उनका रिजल्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो इसलिए यूनिफॉर्म में जाना कंपलसरी है। और 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे भी थे जो 1 मिनट की देरी हुई और गेट क्लोज हो गया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो टाइमिंग का ध्यान रखना है और यूनिफॉर्म का ध्यान रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमें अपने यूनिफॉर्म पे नए बैजेस लगाने या पुराने वाले। तो वही जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया कि एपीआर के अकॉर्डिंग सिर्फ मेंशन है कि आपके जो ये स्टेट वाले जो बैजेस है रेड और वाइट वाला, उसके अकॉर्डिंग ही आप वो अपने यूनिफॉर्म तैयार रखें। अगर इन केस आगे स्टेट टेस्टिंग से पहले या सीबीटी से पहले बैजेस चेंज करने का कोई सर्कुलर आया कि जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं स्टेट अपने टेस्टिंग के अंदर, तो उसके साथ फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है? तो लेकिन तब तक आप जो यूनिफॉर्म एपीआरओ में बताई गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करिए। फिर बैक करना, और बैक है शायद, देखना। नेक्स्ट स्लाइड, 5th क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन मेकिंग अ पायनियरिंग प्रोजेक्ट। पायनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपकी जो गांठें हैं वो अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। मान लो कि अगर पायनियरिंग प्रोजेक्ट ट्रेसल का है तो उसमें क्लो हिच अच्छे से दिखनी चाहिए कि आपने यहाँ पे क्लो हिच लगाई है। उसकी फ्रैपिंग अच्छी सी होनी चाहिए, मतलब कि उसको लपेटते हैं अपने जैसे, ठीक है, रैपिंग करते हैं, फ्रैपिंग करते हैं से, तो वो अच्छे से होनी चाहिए। वो क्या है कि ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब कि एक एज इधर, फिर अगला एज, फिर अगला एज, उसका है ना सीक्वेंस, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए रस्सी। अगर उसको वैसे सीक्वेंस में लगाएंगे तो क्या है कि दिखने में अच्छी लगेगी। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये है कि जब आपका जब पायनियरिंग प्रोजेक्ट की लास्ट नोट लगाते हैं, मतलब उसको फ्रैपिंग वगैरह कर ली कंप्लीट, जब लास्ट नोटिंग पे जब उसको बंद करेंगे तो उसको क्या है कि जो एक्स्ट्रा रस्सी है वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए ज़्यादा लटकती हुई। उसको कैसे भी करके एडजस्ट करना है अपने। ये तो है उसको बनाने का तरीका कि कैसे उसको फ्रैपिंग करनी है या कैसे उसको दिखना चाहिए। क्योंकि पायनियरिंग प्रोजेक्ट वही है जहाँ पे उसका एज बाहर लटकता हुआ ना दिखे, और जो भी उसके अंदर वर्क किया है, चाहे वो फ्रैपिंग किया है चाहे वो नोटिंग लगाई है, वो अच्छे से विजिबल हो और टाइट हो। मतलब कि अगर आप कोई ब्रिज बना रहे हो और उसमें आपकी नोटिंग ही ढीली है तो वो ब्रिज तो ऑटोमेटिकली टूट ही जाएगा। तो इसलिए पायनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपकी नोटिंग और रैपिंग फ्रैपिंग जो जो है वो अच्छे से आपकी शानदार होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि हाँ, एक और चीज़, जब आप उसको जो एजेस होते हैं वो सीरियस थाई जरूर होनी चाहिए, वीपिंग जिसको बोलते हैं। तो वो सीरियस थाई जरूर रख के उसके बाद ही आप ये जो पायनियरिंग प्रोजेक्ट है उसको काम में, मतलब कि रस्सी को काम में लाकर आप पायनियरिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप कहीं सिंपल कोई नोट लगा रहे हैं जैसे कि बॉल लाइन लगा रहे हैं या फायरमैन चेयर नोट लगा रहे हैं या रिफ नोट लगा रहे हैं, ऐसे जो रस्सी के साथ जैसे नोटिंग लगती है, अगर वो आप लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि बस वो उसमें भी आपको क्लियरली जो आप लगा रहे हैं वो अच्छे से विजिबल होनी चाहिए एग्जामिनर के लिए कि हाँ ये ऐसे यहाँ पे घुमाया है, इसको ऐसे यहाँ पे मोल्ड किया है। ठीक है, तो वो क्लियर आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुरस्कार के कंपैरिजन में राष्ट्रपति अवार्ड कितना डिफिकल्ट होता है? राज्य पुरस्कार में तो शायद आप सभी वाकिफ़ होंगे कि कैसे आपके स्टेट के ही टीचर्स होते थे या आपके डिवीज़न से भी टीचर्स होंगे, कैसे भी होंगे। तो एक चीज़ ये है कि जैसे कि यहाँ पे सर ने भी बताया, हमने भी पहले बताया कि इसमें 50% जो टीचर्स है वो अदर स्टेट से आएंगे, पहली बात। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो हमारे जब स्टेट टेस्टिंग हुई थी रोवर सेक्शन की, तो उसमें ऑलमोस्ट 103 या 105 कैंडिडेट थे, रोवर्स थे, जिसमें से स्टेट टेस्टिंग सिर्फ 70 बच्चों ने ही पास की थी। जहाँ पर राज्य पुरस्कार में बहुत रेयर है कि कोई फेल होता है या कोई भी फेल नहीं होता, तो राष्ट्रपति अवार्ड की स्टेट टेस्टिंग में बिल्कुल फेल होंगे वो कैंडिडेट, फेल होंगे जिनको बेसिक कुछ नहीं आता। इसलिए आपको
बेसिक क्लियर करने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से माइंड में रखना है कि हाँ इसका ये आंसर है, इसको ऐसे काम करना है। तो लेवल तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। और सीबीटी में जाएंगे तब तो मैंने बताया कि जैसे कंपटीशन का टाइप के जैसे टेस्ट होते हैं वैसे टेस्ट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अगला एक क्वेश्चन है कि इफ फ्यू पीपल आर सेलेक्टेड देन द कंपटीशन विल बी वेरी इंटेंस। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अवार्ड के फाइनल स्टेज में कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा है सर्कुलर कि 30 स्काउट, 30 गाइड, 30 रोवर या 30 रेंजर, कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अगर इससे तो फिर कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप एक मानो आपके जैसा सर्टिफिकेट आपके पड़ोस में सब आप मान लो कि आपके गली के अंदर 25 या 50 स्काउट गाइड है, सबको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, तो आपकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर आपको यूनिक दिखना है तो वो उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, तब वो चीज़ें लिमिट होएगी। तो इस टॉपिक का पर्टिकुलर आंसर के लिए मैं शशि सर को इनवाइट करूंगा कि वो इसको आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। यस सर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि यूट्यूब वीडियोस ही काफ़ी रहेगी या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये है कि APRO सबसे पहले इसमें से आप सिलेबस देखेंगे, बुक्स आपको हमने बताई उसको पढ़नी है। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस उन बुक्स में जो बेसिक नॉलेज से हटके जो चीज़ें हैं जो हमको लगी कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी उसके अंदर मतलब यूट्यूब वीडियोस के अंदर है। चाहे वो वोज्म से रिलेटेड हो, वैक्स से रिलेटेड हो, APR से हो या APRO से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पाइनरिंग से रिलेटेड हो, जो भी है, क्या है, जीके से रिलेटेड भी, तो वो वीडियोस है। उसके अलावा उन वीडियोस को तो आपने अच्छे से करना ही करना है। वहाँ से आपको ये पता लगेगा कि इस एरिया से हमने कैसे और एरिया को इस एरिया में से कैसे और डेप्थ में जाना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हो गया। आपको नॉर्मली कह दे कि आपको करंट अफेयर्स करनी है, क्लासिकल डांस करना है, तो आपको नहीं पता लगेगा कि कैसे उसको करना है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्लासिकल डांस का क्वेश्चन है तो हमको क्लासिकल डांस पढ़ना है, हेरिटेज का क्वेश्चन है तो हमको हेरिटेज पढ़ना है। अगर रोवर रेंजर्स के लिए मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आया था कि दहेज प्रथा के लिए उसमें कौन से एक्ट से कितने कितनी सजा है किसी अपराधी के लिए, तो उनको ये पता लग गया कि हाँ डोरी एक्ट में आया है। तो मतलब कि हमारे टॉपिक में तो लेबर लॉज के बारे में भी है, जो कि श्रमिक कानून के बारे में, तो उनको ये पता होना चाहिए श्रमिक कानून के कुछ कुछ क्या प्रावधान है, तो वो लोग वो भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही जैसे कि आपके स्काउट गाइड सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने देखा होगा, जैसे कि फायर से रिलेटेड कुछ इमेजेस आई थी, मतलब कि उनको फायर को टैकल करने के लिए, तो ये जो भी ये सामने इमेज है इसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके उसके अंदर दिए गए हैं, मतलब कि सिलेबस में पार्ट है फायर का, तो आपको उस वहाँ से यूट्यूब वीडियो से ये समझ आ जाएगा हमने कैसे कैसे एरियाज को कवर करने हैं। देन एक क्वेश्चन और है कि उन्होंने पूछा है कि वैक्स, वोज्म और BSG में क्या डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक इसी तरीके से मैं एक आंसर करूंगा कि वैक्स या वोज्म को तो आप मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी या CBSE बोर्ड, और BSG को मान लो आपका स्कूल या आपका कॉलेज। मतलब कि वैक्स और वोज्म यूनिवर्सिटी इसलिए है कि यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही वैक्स और वोज्म के अंडर में BSG आता है। तो ये एक बेसिक मतलब कि समझने के लिए आपका ये कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। और वैक्स तो हो गया पूरा गर्ल्स सेक्शन के लिए, जो ऑल ओवर मतलब कि इसका गर्ल स्काउट जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बढ़ती है। और वोज्म बॉयज सेक्शन के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। और BSG भारत स्काउट और गाइड, मतलब कि भारत का जो स्काउट गाइड जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो वैक्स और वोज्म के होगा, मतलब कि जो स्काउट या बॉयज सेक्शन है वो वोज्म के अंडर में आएंगे, जो गाइड्स या रेंजर सेक्शन है वो वैक्स के अंडर में आएगी। ये इसमें की डिफरेंस है इसके अंदर। और इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो मुझे भी 2023 में पहली बार पता लगा, शायद काफ़ी लोग यहाँ से वाकिफ़ ही नहीं होंगे। वैक्स पढ़ लेते हैं, वोज्म पढ़ लेते हैं, BSG भी पढ़ लेते हैं, NSO पढ़ लेते हैं। NSO मतलब नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन से एक सैगनो का कॉन्सेप्ट भी है। सैगनो का कंसेप्ट है स्काउट एंड गाइड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक
ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से स्काउट और गाइड दोनों इंक्लूड होते हैं। और अगर आप बीएसजी को फुल फॉर्म में आप जाओगे तो भारत स्काउट एंड गाइड, मतलब कि बीएसजी एनएसओ है लेकिन उसके साथ साथ सैगनो भी है, मतलब कि स्काउट और गाइड अलग अलग नहीं चलती, यहाँ पे एक के अंदर ही चलती है। तो बीएसजी सैगनो के अंदर में आती है, दोनों स्काउट गाइड मिल के काम करते हैं यहाँ पे। और इसके शायद बाद नेपाल ऐसी कंट्री है जहाँ पे सैगनो कंसेप्ट है, जहाँ पे स्काउट और गाइड एक साथ चलते हैं। बाकी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें स्काउट विंग अलग चलेगी, गाइड विंग अलग चलेगी, लेकिन सैगनो कंसेप्ट में दोनों एक साथ आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैक्स का, वोज्म का और बीएसजी का। तो ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं इंग्लिश में इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं विजन, जो वैक्स का जो विजन है उससे मैं लेके आया हूँ कि मतलब कि 2032 तक एक ऐसा गर्ल मूवमेंट बनाना जहाँ पर हर एक गर्ल, मतलब कि जो भी लड़की है या महिला है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे, ताकि वो एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर सकती है, लीड कर सकती है, ठीक है, आगे आ सकती है। तो वैक्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मतलब कि उन गर्ल्स को एम्पावर करना कि वो आगे आए। और वो कैसे होगी? डिफरेंट कैंप से, जिसके अंदर आपके लीडरशिप कैंप होते हैं और डिफरेंट स्किल्स के कैंप होते हैं। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कैंप्स होते हैं। ये अपने नॉर्मल जो कैंप होते हैं स्काउट गाइड के, जैसे कि प्रथम सोपान से लेकर राष्ट्रपति और या निपुण से लेकर राष्ट्रपति और, जिसके अंदर आप कैंपिंग लाइफ सीखते हैं, कम रिसोर्सेज के अंदर कैसे रहना है वो सीखते हैं, सर्दी गर्मी को बुलाकर आपको कैसे उसके अंदर चीज़ें रहनी है। अगर आपके पास कोई ऐसे विकट परिस्थिति आ जाए या मतलब ऐसे मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ऐसी स्किल जब सीखेंगे तब भी मतलब कि उनको एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप होगी। उसके अलावा वोज्म का जो है वो भी मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर ये है कि स्काउट अपने जो स्काउटिंग के नियम और प्रतिज्ञा है उसके बेसिस पे जो बच्चे हैं उनके अंदर वैल्यूज डेवलप करना। अगर आप नियम प्रतिज्ञा आपको पता है कि ठीक है कि आपने प्रतिज्ञा लेते हैं 3 पार्ट है और नियम के 9 पार्ट है, तो उससे क्या है कि आपकी वैल्यू डेवलप होती है, जैसे कि डिसिप्लिन रहना है हमने, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अदर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अपने देखते हैं आजकल, पहले एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन थी और आज एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन सुपीरियर बनता जा रहा है, तो अदर एनवायरनमेंट के जो स्पीशीज है उनको उनको कहीं ना कहीं अपने नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अदर स्पीशीज के लिए अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने अलग अलग जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसके लिए अपने क्या दायित्व है। तो इन्हीं वैल्यूज के थ्रू अपने अंदर एक एजुकेशन में योगदान देना वोजम का ऑब्जेक्टिव एक अपना माना जा सकता है। फिर हम भारत स्काउट गाइड के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसके अंदर ये है कि यंग पीपल के अंदर कंट्रीब्यूट करना ताकि वो अपने जो फुल फिजिकल पोटेंशियल को एनेबल कर पाए, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को एनेबल कर पाए, इमोशनल सोशल और स्पिरिचुअल पोटेंशियल को भी एनेबल कर पाए। मतलब हर एक एरिया में वो अपने जितने भी लिमिट्स तक आगे तक उसकी कैपेसिटी है वो सभी तरीके से उसको एनेबल करके आगे जा सके, एज ए सिटीजन, एज ए लोकल सिटीजन और एज ए ग्लोबल सिटीजन। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जयदीप। इसके बाद है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स दैट एवरी गाइड शुड लर्न इन वैक्स। मतलब वैक्स के अंडर में एक गर्ल गाइड क्या क्या स्किल्स या टॉपिक्स है वो सीख सकते हैं। तो उसके अंदर लीडरशिप आ गई, देन उसके बाद आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो इसके अंदर आप स्किल्स सीखते हैं। डिजास्टर में कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो स्किल सीखते हैं, प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, आउटिंग में कैसे रहना है वो सीखते हैं। उसके सबसे मेन चीज़, आप जब स्काउट गाइड के उनके साथ काम करके आपको रिलीजियस टॉलरेंट आप सीखते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ कैसे आपसे बिहेव करना है, कैसे आप उसके साथ अच्छा बिहेव करने का, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल करनी चाहिए। आप ऐसे बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर सीखते हैं। क्योंकि आपने काफ़ी सारी, अब जब कोविड का टाइम था तो आपने देखे होंगे कि कोविड का टाइम था, जब आपने देखा होगा उसके अंदर कि काफ़ी कुछ बच्चे थे ऐसे काम कर रहे थे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अवार्ड का फ्यूचर बेनिफिट। तो जैसे अभी सर ने बताया सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपको अलग अलग जगह पे एक रेप्यूटेशन, मतलब कि आपके मतलब रिस्पेक्ट आपको मिलती है। उसके बाद ये है कि आपको क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है। जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट स्लाइड में देखा कि एज ए राष्ट्रपति अवार्ड मुझे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में रिप्रेजेंट करने को मौका मिला।
फिर उसके अलावा अभी जैसे कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, उसका इंडियन एम्बेसडर भी मैं हूँ, है ना। तो ऐसे काफ़ी जगह एक तो आपको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। उसके अलावा अगर मैं जॉब स्पेसिफिक बात करूँ तो उसके अलावा जैसे अब एक सर अपने सर आए थे तो उन्होंने भी आपको बताया कि रेलवेज़ के अंदर भी जॉब है, या कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपको फ़ायदा होता है। जैसे कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी वाली अगर जॉब लेते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में जब आपसे आपके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा सिविल डिफेंस में आपके लिए जॉब होती है, तो एक तो रिकग्निशन मिल रहा है अलग प्लेटफॉर्म पे सबसे हटके, दूसरा आपका जॉब में भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस के साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी ये कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, व्हाट्सअप चैनल है, और इधर यूट्यूब अकाउंट भी है स्काउट गाइड एकेडमी का। और एक राइट बॉटम में देख रहे हैं तो ये जे वाई व्लॉग्स, जिसके अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एमओपी से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो जब अगर आपको मैसेंजर्स ऑफ पीस के बारे में जानना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानना है, तो आप इस जे वाई व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आप स्टार अवार्ड तक पहुँच सके। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट होकर हमारे साथ आगे राष्ट्रपति अवार्ड उसके आगे भी जब तक आपको मिल ना जाए तो आप इजीली उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अभी एक बार ये चीज़ है। उसके अलावा एक मैं अभी आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, जैसे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए। वैसे तो शशि सर ने नोट डाउन करके काफ़ी कुछ करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ जिसमें कि आपके क्वेश्चंस उसको सॉल्व किया जा सके। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट ये है मेरी ओर से कि अभी क्या है कि मेरी कुछ हायर स्टडीज़ के रिगार्डिंग या कुछ ऐसे आगे की स्टडीज़ के लिए मे बी 24 और 25 जुलाई के बाद मतलब कि मैं एक्टिव नहीं रह पाऊँगा इतना सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे। लेकिन मेरे बिहाफ में जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कोई और ऑपरेट करेंगे। बट आपके कोई भी राष्ट्रपति के रिगार्डिंग डाउट्स या क्वेरीज होंगी तो वो क्या है कि आप उसी के थ्रू आप इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया इस पे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो भी अकाउंट होल्डर होंगे वो आपको एक्यूरेट के साथ ही इन्फॉर्मेशन देंगे। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आपको अच्छे से टैकल किया जाएगा। तो लेकिन बट ये है कि मैं एक्चुअली शायद मे बी फ्यू मंथ्स और मे बी ईयर और 2 ईयर, आई डोंट नो। तो तब तक के लिए मैं शायद अवेलेबल ना रहूं। अगर हुआ तो सीबीटी से पहले शायद पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन ये है कि आपके राष्ट्रपति अवार्ड की जो जर्नी है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये डाउट सेशन का लेने का रीज़न भी सबसे मेन ये था कि आपके जो भी डाउट्स हैं उससे पहले मैं सारे आपके क्लियर करके जाऊं। और उसके बाद जो भी अगर डाउट्स रहेंगे, पहली बात आप डाउट्स रहेंगे भी नहीं क्योंकि आपके सारे सोर्सेज बता दिया, सब कुछ कैसे करना है, सारा कुछ करना है वो सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी रहते हैं, आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है वो कोई और ही ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर। लेकिन जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या है कि वो वेल नॉलेजेबल पर्सन ही होंगे जो कि आपको एक्यूरेट के साथ आंसर देंगे, है ना। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कनेक्ट होके आपका आपका राष्ट्रपति का रिगार्डिंग हर एक प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। ये मेरी ओर से आपके लिए कोई वो इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको एक तो चैट बॉक्स के अंदर भी ना लिंक्स डाले हुए हैं हमारे ये प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वहाँ से भी उसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस है वो मैं ले लेता हूँ एक बार। ऐसे करते हैं, आई थिंक मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ तब तक जयदीप जो है, जो कि मैंने बताया लोकल कोऑर्डिनेटर है, अगर वो सिर्फ सिर्फ माइक ऑन करके, तो अगर वो कुछ कहना चाहेंगे तो मैं जरूर उनको इनवाइट करता हूँ सिर्फ 2 मिनट, अगर एचडीजी के रिगार्डिंग कुछ आपको बताए, ताकि आपके थोड़े डाउट है, क्योंकि एचडीजी और एमओपी से रिलेटेड भी सीबीटी में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कुछ अगर आपको हुआ तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट कीजिए अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये राष्ट्रपति 2026 वाला उस वेबिनार में जो कंडक्ट करवाया वो आपको अच्छा लगा होगा। And a special thank to Mr. Shashi sir and Yatin Bhaiya for hosting this meeting. So जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि मैसेंजर्स ऑफ पीस इनिशिएटिव
एंड जैसा कि अगर आप लोग शशि सर को विजिबल कर पा रहे होंगे तो उन्होंने मैसेजेस ऑफ पीस का मिस्टीरियस ब्लू स्कार्फ पहना हुआ है। एंड अगर बात करें व्हाट इज मैसेजेस ऑफ पीस इनिशिएटिव, तो मैसेजेस ऑफ पीस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बॉजम द्वारा शुरू किया गया था 2011 के अंदर। ये एक 10 इयर्स का इनिशिएटिव था जो हमने कंप्लीट कर दिया। तो लेकिन जब वर्ल्ड ने हमारा काम देखा कि जो स्काउट्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने दोबारा से वॉजम ने इसको मैसेंजर्स ऑफ सी 2.0 के नाम से शुरू किया। इसको हमने नाम दिया स्काउट्स फॉर एसीपी। यस, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज 17 a set of 17 goals which is started by the UN in 2015 and we have target to achieve it by 2030। एंड जो स्काउटिंग है, जो वॉजम है, उसने 2018 के अंदर उसको अडॉप्ट किया एंड हमें नाम दिया स्काउट्स फॉर एसी। तो जैसा कि जो नितिन वर्मा जी हैं और शशि सर है हमारे, वो दोनों ही मैसेंजर्स ऑफ पीस स्टार अवार्डेड हैं। ये हम थोड़ा डिजिटल स्काउटिंग के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले देखा वो फिजिकल स्काउटिंग थी, इसमें हमने प्रवेश से लेकर आपको राष्ट्रपति तक गाइड किया। लेकिन अब ये थोड़ा सा डिजिटल स्काउटिंग के अंदर है। अगर आप उसको भी साथ लेके चलना चाहें तो आप बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप अपना एम रखिए अपने लाइफ के अंदर, जो कि है राष्ट्रपति अवार्ड, वो आपके लिए सबसे प्रथम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास वैल्यूएबल टाइम है, अगर आपके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो आप डेफिनेटली डिजिटल स्काउटिंग के अंदर भी कदम रख सकते हैं। तो ये था कुछ सेशन जिसके अंदर अगर आपको जानना है कि व्हाट इज मैसेंजर्स ऑफ पीस, प्रेस्टीजियस मैसेंजर्स ऑफ पीस इन बैच और व्हाट इज स्टार अवार्ड, तो उसके जो प्रॉपर जो वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर लाइव है, जिसका लिंक आपको दिया गया है। एंड आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं हमारी वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपको हमने प्रोवाइड करवाए हैं, हमारे जो चैनल के लिंक्स भी हैं, आपको सब कुछ आप प्रोवाइड करवाया है। तो आपको कोई भी डाउट अगर इसके रिगार्डिंग है तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो मैं शशि सर सर एक क्वेश्चन ये है कि जो लॉग बुक है वो हैंड रिटन होना चाहिए या टाइप की हुई होनी चाहिए कंप्यूटर से? नेक्स्ट क्वेश्चन है था कि इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नलिंग को कहाँ से पढ़ें? मतलब जो अपने सिलेबस के अंदर है, जैसे कि अगर जैसे वैसे देखा जाए तो आप जो लिटरेचर बताया है अ, हाँ, इसलिए तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि जो लिटरेचर मटेरियल जो बुक्स बताया है उन चीज़ को तो पढ़ना ही है आपने। तो वो आप चाहे जैसे ही राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर है, स्काउट गाइड के पद पर है, वो तो अगर आप हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ, अगर आप वो हमसे कॉन्टैक्ट करके मंगवाना चाहे तो यहाँ से हम कुरियर करवा सकते हैं। और जो प्रगति पथ है वो NHQ की है, तो आप NHQ वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो लिटरेचर मटेरियल को पढ़ना ज़रूरी है जब तक आपका CBT ना हो जाए, क्यों बार बार पढ़ना है। जैसे कुसुम ने भी बताया कि जो चीज़ पढ़ी उसको बार बार जितना पढ़ेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये बता भी दिया था, फिर भी वो कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं कि लो बुक दो ही बननी है, एक प्रोफिशिएंसी बैजेस की अलग अलग और सिलेबस की अलग। तो यही है कि प्रोफिशिएंसी बैजेस की आप अलग अलग ही बनाए, जैसे कि एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस की अलग, डिजास्टर है तो डिजास्टर की अलग, और इसके अलावा कोई बैच है तो अलग, और एक बाकी सिलेबस की एक होनी चाहिए। शशि सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्ड बैजेस और न्यू बैजेस की अवेलेबिलिटी के बारे में। इसमें यह है कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ओल्ड बैजेस जो कि चाहे मेंबरशिप बैज है जो अपने पॉकेट वगैरह पे लगते हैं, अगर मैं स्काउट और रोवर की सेक्शन की बात करूं, या
वर्ल्ड ब्रदरहुड बैज है या वैक्स वाला जैसे बैज है जो गाइड वो लगाते हैं, या फिर प्रोफिशिएंसी बैजेस हो गए। और इनकी बात कर रहे हैं तो आप जो इनका मेजरमेंट वगैरह जो नए वाले हैं जो एम्ब्रॉयडरी वाली आ रहे हैं आजकल, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ये जो बैज है जो मैं बता रहा हूँ, शोल्डर बैज जिसको कहते हैं, जैसे मेरे राजस्थान स्टेट लगा हुआ है, आपके केवीएस स्टेट भी हो सकता है, आपका ईएमआर स्टेट भी हो सकता है, आपका रेलवे स्टेट हो सकता है, या अदर स्टेट हो सकते हैं। तो वो जो बैजेस है जैसे रेड वाइट वाला, तो अभी तक तो यही है कि आप वो बैज लगाइए। अगर पर्पल बैज जो है भारत जिसमें लिखा हुआ है, वो इन फ्यूचर में अगर आता है कि राष्ट्रपति सीबीटी या स्टेट टेस्ट में वो लगा के जाना है, तो वो भी आपको हमारे सोशल मीडिया से पता लग जाएगा। तो आप उस टाइम तक का वेट करें। एक बार फिलहाल आपकी यूनिफॉर्म इसी के अकॉर्डिंग तैयार करके रख सकते हैं। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का ही अपने को मान के चलना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 3 नाइट कैंप और हाई की रिपोर्ट अलग से कैसे बनानी है? जो राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर जो बुक है उसके अंदर कंप्लीट, जैसे मैंने बताया, उसमें कंप्लीट फॉर्मेट है, उसमें देख के आप कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी बैजेस के बारे में जो डाउट है आपका, वो एपीआरओ की बुक के अंदर दिया गया है कि किस कलर के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो आप एपीआरओ में देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रोफिशिएंसी बैजेस नहीं है तो आप भारत स्काउट गाइड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर पॉसिबल होता है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर कर अगर वह बैजेस अवेलेबल है तो आपको कुरियर करवा सकते हैं। तो पहले आप बैजेस के रिगार्डिंग तो भारत स्काउट गाइड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेट टेस्टिंग के बारे में तो बता ही दिया कि अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे रहेगा। और एक सर क्वेश्चन है कि फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसका करेक्शन के लिए, तो उसका ये है कि अगर आपने अभी फॉर्म भर दिया है और आगे स्टेट टेस्टिंग होती है, अगर वहाँ तक कोई ऑप्शन आता है तो ज़रूर एडिट कीजिएगा। और अगर नहीं आता, फिर आप जब सीबीटी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपके पास दोबारा चांस है जो ओरिजिनल जो नेम है आप उसको फिलअप करने का। तो इसीलिए आगे अगर अभी जो गलतियां होगी उसको देखिए, और आगे जब सीबीटी का जो फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेट टेस्टिंग पास करने के बाद, तब एक एक चीज़ शांति से बैठ के उसको बड़े एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर गलती हुई फिर आगे चांस मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप एडमिट कार्ड पे आपका नेम, फादर नेम या जो भी नेम है वो गलत आएगा, और आधार कार्ड आपको जब लेके जाना है टेस्टिंग सेंटर में, वहाँ पर स्पेलिंग चेंज होएगी तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। है कि उसका आंसर ये है कि सीबीटी में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इन केस फ्यूचर में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो वो ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो मैंने जैसे आपको बताया कि करंट अफेयर्स की वीडियो बनाना इतना, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारा चीज़ें हैं, इसको बनाने के लिए बड़ी टीम चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे सोर्सेज बताया कि जो परचम क्लास है, तो उसके करंट अफेयर्स की जो वीडियो है आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं, रेगुलर क्लास आती है उसके अंदर यूट्यूब पे, तो आप उसको फॉलोअप कर सकते हैं। और उसके अंदर उस चीज़ों को माइंड में या लिखिएगा, क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आप उन चीज़ों को देखिए जो आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे एपीआर में आप सिलेबस देखो, कल्चर से रिलेटेड कुछ है, या प्रेसिडेंट, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट किनको रेजिग्नेशन देते हैं अपने, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसीलिए आप राष्ट्रपति अवार्ड देने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति इसी से भी रिलेटेड आपको आर्टिकल वगैरह पता होना चाहिए, स्काउट गाइड रोवर रेंजर सबके लिए है। तो मैं ये कह रहा था कि करंट अफेयर्स का जो है उसके लिए आप परचम क्लास को फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी सेम वही चीज़ है, आप उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है, एम्बुलेंस जो गाइड है वो एम्बुलेंस बैच दोनों शोल्डर पर लगाते हैं, तो क्या स्लैश पे भी सैश पे भी लगाना चाहिए, लगाना होगा क्या? तो सिर्फ शोल्डर के लिए, आपको सैश पे ज़रूरत नहीं है। कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है सब, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है, तो किसी एक को इम्पोर्टेंट बोले तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप स्टेट टेस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी टेस्ट होगा, उतने ही मार्क्स का फर्स्ट एड से रिलेटेड होगा, उतने ही मार्क्स का आपका पायनरिंग से भी होगा, उतने ही मार्क्स का आपका सिग्नलिंग वगैरह सभी चीज़ों से होगा। तो सभी इक्वल वेटेज के हैं। अगर मैं सीबीटी की बात, हाँ वो तो सर बेसिक है, वहाँ वो तो आपका पहले दिन टेस्ट होगा, अगर वहाँ पे आप फेल हो गए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई समझ लो खुद को।
उसके बाद अगर सीबीटी की प्रॉपर बात करें तो उसमें जैसे मैंने मार्किंग स्कीम एक बताई थी, वैसे मैं उसका स्क्रीनशॉट भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा कि आपका जो प्रथम से लेकर तृतीय सोपान तक या निपुण का जो है वो आपका 20 से 30 मार्क्स तक का वो रहता है। फिर 10 से 20 मार्क्स का आपका राज्य पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड रहता है, और लास्ट में 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स रहता है। मतलब कि कुल आपके 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे जो सिलेबस के अंदर है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पाइनरिंग है, चाहे फर्स्ट एड है, चाहे सिग्नलिंग है, या नियम प्रतिज्ञा झंडा गीत है। ये सभी मिला के आपके 50 मार्क्स और 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स जो कि सिलेबस रिलेटेड होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मार्किंग स्कीम में जो दे रखा है। उसके बाद है एक ये बी ए रौनक जी का एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली माय यूनिट लीडर अटेंडेड स्पेशल कोर्स देयर ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव द बीएसजी स्ट्रिप, सो शुड वी आल्सो हैव टू रिमूव। वो स्पेशल कोर्स में टीचर्स के लिए गाइडेंस थी, और आपको राष्ट्रपति अवार्ड करना है तो इसलिए जो नेशनल हेडक्वार्टर का जो सर्कुलर आएगा तो आपको उसको फॉलो करना होगा। टिल देन आप अपने वही शोल्डर बैच जो पहले के बैचेस हैं उसको रखिए। अगर एनएचक्यू जब तक वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर देता है कि आपको टेस्टिंग से पहले क्या कुछ लेके जाना है, क्योंकि जो आपका स्टेट टेस्टिंग होगी वहाँ पर भी क्लियर मेंशन होगा यूनिफॉर्म का, और जब सीबीटी होगा वहाँ पर भी क्लियर मेंशन होगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिफॉर्म रखनी है। तो इसलिए लगाना है नहीं लगाना तो एक बार आप उसको होल्ड ऑन कीजिए जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता। लॉग बुक लिखने में अच्छा लिखिए तो डिजिटल वाला हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आपको बता दिया है, वो आपका सीबीटी रिजल्ट के बाद होगा। उसके बाद सिग्नलिंग के बारे में बता दिया, वो आपका जो शशि सर की बुक्स है और प्रगति पथ है वहाँ से आपके सिग्नलिंग मोर्स कोड सभी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि ऑल ओवर प्रोसेस ये है कि अभी आपका फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है और अगस्त में आपकी स्टेट टेस्टिंग होगी। स्टेट टेस्टिंग में आपके सारे टेस्ट होंगे 5 दिन, जिसमें आपका वो लेआउट वगैरह जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं वो भी, कैंपिंग वगैरह सफा सफाई वो तो बेसिक चीज़ें वो भी होगी। ओरल प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट भी होंगे। लॉग बुक भी आपकी चेक की जाएगी जो आपने बनाई है, उसमें कोई मैटर नहीं करता छोटी है बड़ी है, बस कंटेंट पूरा होना चाहिए। और 5 दिन आपके कंटिन्यू टेस्ट चलेंगे तो इसलिए डिसिप्लिन में आपको जरूरी है और यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए। जब अगर आप हाँ पायनरिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर वो भी आपका प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, उसमें गांठें अच्छी सी होनी चाहिए और उसमें लैशिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। उसके अंदर आपके वो सफाई होनी चाहिए प्रॉपर गांठों के अंदर, और फर्स्ट एड वगैरह भी अगर पट्टियाँ वगैरह बंधवाते हैं तो वो भी अच्छे से होनी चाहिए। तो ओरल प्रैक्टिकल रिटर्न आपका अच्छे से 5 दिन चलेगा, और वहाँ से अगर आप क्लियर हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, फिर अक्टूबर में शायद आपका सीबीटी के लिए अप्लाई होना स्टार्ट होगा, और 30 नवंबर की शायद आपका सीबीटी के लिए डेट है। आपने जो भी सेंटर भरा है, अगर मान लूँ वैसे तो आपके नियर बाय सेंटर भी दिए होते हैं, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका स्टेट कैपिटल भी आपका सेंटर होता है एक। अगर मैं इन जनरल कोई भी एक सेंटर की बात करूँ, मान लो कि कोई भी टाइम दिया हुआ है, जैसे कि अगर 9 बजे तक सेंटर पहुंचना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऑफिशियली क्या आएगा वो सर आपको एडमिट कार्ड पे पता लगेगा। तो 9 बजे तक पहुंचना है तो आप 9 बजे से पहले ही वहाँ पहुंचना है। 9 बजे से 1 मिनट भी आपने किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म में जाना है, आपके जो आईडीज़ वो लिखा हो वो आईडीज़ आपको लेके जानी है, और वहाँ जाके आपका बायोमेट्रिक होगा। अंदर जाके बायोमेट्रिक होने के बाद आपको कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, और जब टेस्ट आपका स्टार्ट होगा कंप्यूटर पे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास वहाँ से आपके कंप्यूटर के ऊपर टाइमिंग चलेगा उल्टी गिनती का, 60 मिनट से स्टार्ट होगा। तो आपको 60 मिनट के दायरे के अंदर 60 क्वेश्चन को करना है, और जितने ज़्यादा आप करीब जाएंगे 60 क्वेश्चन के सही करने के तो उतना ज़्यादा आपके चांस है राष्ट्रपति अवार्ड में सिलेक्ट होने के। तो इसीलिए ओवरऑल यही है कि आप स्टेट टेस्टिंग फिर सीबीटी और उसको अच्छे से प्रिपरेशन। उसके बाद है मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट का ये है कि वैसे तो हमारी जो राष्ट्रपति अवार्ड के पद पर बुक है उसके अंदर भी क्वेश्चंस है काफ़ी, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसमें जो भी टॉपिक्स की वीडियोस डाली है वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही है। अगर कोई पॉसिबल हुआ कि मॉक टेस्ट के बारे में तो वो ज़रूर आपको वहाँ से पता लग जाएगा, वरना आप इसके अलावा मॉक टेस्ट यही है कि आप टॉपिक को पढ़ो। अगर आप 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हो अपने ग्रुप के अंदर या अपने डिस्ट्रिक्ट में तो आप एक साथ बैठो और एक एक टॉपिक तैयार करके आओ, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो,
क्योंकि मेरे एक टीचर ने बताया था, जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, कि आप मॉक टेस्ट किसी अदर जगह से मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा है कि आप खुद टॉपिक तैयार करो, उसमें से जितने क्वेश्चन आपको लगता है बन सके उतने क्वेश्चन बना के पूछो, क्योंकि आप वो क्वेश्चन आप जब पूछोगे तो क्वेश्चन वहीं से ही पुट अप होंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा मॉक टेस्ट यही है कि खुद क्वेश्चन तैयार करो, अपने वाले क्वेश्चन सामने वाले को दो, सामने वाले क्वेश्चन आप सोल्व करो। और ऐसा ना हो कि टॉपिक में से 20 क्वेश्चन बनते हैं, आपने सिर्फ 10 बनाए। जितना एक्सटेंड होके बन सके उतने एक्सटेंड करके क्वेश्चन बनाओ, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप नहीं एक्चुअली ये व्हाट्सएप चैनल है जिसका क्यूआर कोड आपके सामने है, और उसका लिंक भी चैट बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल में इस वक्त आप मीटिंग लगा रहे हैं तो इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट के बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारे सोशल मीडिया पे पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। के बारे में बता दिया है, प्रोग्रेस कार्ड, टेस्ट कार्ड के बारे में बताएं। अगर वैसे ये है कि अभी टेस्ट कार्ड वगैरह क्या है कि काफ़ी जगह पे मिल नहीं पाते, तो इसलिए वैसे ज़रूरी भी नहीं, लेकिन आपको पास अवेलेबल है तो टेस्ट कार्ड आप लेके जा सकते हैं। और वैसे तो एनएचक्यू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मंगवा के भी ले जा सकते हैं। क्योंकि कुछ जगहों पे मांगते हैं कंपलसरी, कुछ जगहों पे नहीं मांगते। तो अगर अवेलेबल हो रहे हैं तो आप ज़रूर उस टेस्ट कार्ड को लेके जाइए, कहीं उस वजह से आप रह ना जाएं। अगर नहीं अवेलेबल हो रहे तो आपके पास जेन्युइन रीज़न है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन आया कि प्रोफिशिएंसी बैजेस से भी सीबीटी में क्वेश्चन आएंगे। सो उसका सब, तो इसमें यह है कि अगर आप मान लो कि किसी भी सेक्शन से, जैसे स्काउट गाइड सेक्शन का कॉमन पेपर होता है, लगभग एक दो क्वेश्चन कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे वो उसमें वोजम होगा, उसमें वैक्स होगा। और रोवर रेंजर सेक्शन में भी सेम लगभग कॉमन क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे वोजम होगा, एक जगह वैक्स होगा। उसके अलावा अब इसमें यह है कि अगर मान लो अगर मैं स्काउट गाइड की एक बात करूँ या रोवर रेंजर की बात करूँ, तो जो आप में कॉमन है, जैसे स्काउट गाइड में कॉमन बैजेस कौन से हैं, एम्बुलेंस कॉमन है, डिजास्टर कॉमन है, और जो कॉमन बैजेस है तो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सेम ऐसे ही रोवर रेंजर के लिए जो कॉमन बैजेस है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है, कॉमन बैजेस को तो अच्छे से अपने क्वेश्चन तैयार कर लिए। उसके अलावा जैसे कि अपने देखते हैं सिलेबस में कि अपने पास ऑप्शन होते हैं 5 बैजेस में से कोई 2 बैच सेलेक्ट करना है, तो आपको बाकी 3 बैजेस के बारे में जो पीछे सिलेबस में दे रखा है तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर रखिए, ताकि इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भले ही आप सही आंसर ना जानते हो, पर आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, उससे आप सही कोई आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए अगर टाइम हो तो बाकी बैचेस के सिर्फ सेक्शन को पढ़ के आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर तक पहुंच जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बाकी शशि सर, आप, एक क्वेश्चन है कि जैसे स्टेट टेस्टिंग के अंदर उसमें कितने सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से तो ये है कि सबसे मेन क्राइटेरिया तो यही होता है सर कि जो ओवरऑल टेस्ट हुआ है उसमें हर एक टेस्ट में 80% से अबव स्कोर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको बेसिक तो जरूर आना चाहिए। जो बेसिक, अगर प्रवेश प्रथम ये वाली चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बेसिक आना चाहिए, और 80% से हर एक टेस्ट में ऊपर होने चाहिए स्कोर। क्योंकि जो हमारे टाइम में जो मैंने की एरियाज जो फाइंड आउट किए थे वो मुझे ज़्यादातर यही देखने को मिले थे, या तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन था, या फिर ये उनको बेसिक नहीं आता था, या फिर उनके 80% से कम। जैसे आप मान लो कि हमारा टेस्ट हुआ था फर्स्ट एड का, जिसमें कि क्वेश्चन थे शायद 10 थे, पता नहीं 20 थे, और उसका 80% निकाल लो। उसका 80% अगर 20 क्वेश्चन है तो 16 हुए, और उसका हुआ तो 8 हुए। तो उससे ऊपर जिसने स्कोर किया है या उनको तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे गए, मतलब कि। तो ऐसे ही हर टेस्ट के अंदर आपको 80% से स्कोर अबव करना ही है। उसके अलावा है, नहीं, ये क्वेश्चन है कि हमारा जो प्रवेश प्रथम द्वितीय है वो कोविड के टाइम हुआ है सर, और उस टाइम में जो भी सर्कुलर रिलीज हुआ उसके हिसाब से इनका काम है। तो कहते हैं स्टेट टेस्ट में कोई दिक्कत आएगी। उसके बाद है, उस सर फॉर्म ए फादर एम्बुलेंस बैच गाइड।
योग बुक राष्ट्रपति के लिए उसके बाद सर जो बैजेस। बस सर कुछ 4-5 क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो बस, फिर तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, आज तो हो गए। बिल्कुल। हाँ, उसमें कंप्लीट दी गई, क्योंकि वो बुक मैंने खुद पर्सनली भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो इसीलिए सिर्फ आपको नहीं, अब जो पिछली बार 2024 में टेस्टिंग कैंप था, इस बार भी काफ़ी कैंडिडेट्स उसको पढ़ रहे हैं। और क्योंकि क्वेश्चंस कितने अच्छे प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो उसके अंदर मैंने बताया था कि 400 प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर है। तो क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि फेल होने का रीज़न वो बाकी चीज़ों पे तो इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो स्टडी मटेरियल लिटरेचर है, चाहे वेबसाइट पे जाके देखना है, वो कोई नहीं मेहनत करना चाहता। और राष्ट्रपति अवार्ड यही मानता है। तो राष्ट्रपति अवार्ड यही मांगते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद तो सर कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात कि आप अभी तक 27 जने इसमें हैं। बुक को कैसे, जी, आप ऐसे आप जैसे कि ये सोशल मीडिया जैसे कि इस पे लगा रखा है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम है। और यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस है उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है। तो उस कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब जो स्काउट गाइड एकेडमी का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर कर व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे, तो वहाँ पर आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए तो आपको। बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में अवेलेबल है। अ, एक मैं आपको इसमें मेरा एक बार कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, जिससे कि आप बुक्स को अवेलेबल करवा सकते हैं। जयदीप यार मेरा तेरा इंडिया पोस्ट में जानकारी बहुत बड़ी हम्म, ये नंबर एक बार मेरा टाइप किया है। इसीलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे करके, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप करके अपनी डिटेल्स भेज दीजिएगा, और जो बुक्स या बैजेस आपको चाहिए उस पर लिख दीजिएगा, ताकि क्या है कि आपको हम वो कुरियर करवा देंगे। और इसके अब ये जो मीटिंग हो गई है, ऑलमोस्ट तो डाउट क्लियर हो गए आई थिंक सबके। या जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस मीटिंग में नहीं आए, आप उनको भी कल या परसों ये यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, तो आप उनको भी ये वीडियो सेंड कीजिएगा ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाए। और उसके अलावा ये है कि अगर इन 10 दिन के अंदर भी आपके कुछ और डाउट्स आते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, ताकि पर्सनली मैं आपको तब तक डिटेल्स शेयर कर पाऊँ। और उसके बाद जो मेरे बिहाफ में कोई और होंगे, वो भी आपको अच्छे से गाइड करेंगे, नो डाउट। तो इसका स्कैनर को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर सेव कर लीजिए। अ, उसके बाद मैं बाकी आप अगर कर लिया है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। तो आज की मीटिंग के लिए थैंक यू सो मच। आपका, हाँ निर्माण जी, आपका क्या क्वेश्चन है, आप दोबारा टाइप करके भेजेंगे। विशाल उदयपुर ए ये थे विशाल दिस साइड कौन है ये नहीं, वैसे इनका कॉन्टैक्ट मेरे पास सेव है, इन्होंने बुक मंगवाई हुई है सर, बुक इनको भेजी थी सर। हाँ, वही मैंने वही वही हाँ, मैंने इनको बोला आप टाइप कर दीजिए निर्माण जी, अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि
हाँ, क्योंकि ये सेशन इसलिए रखा था ताकि आपके जो भी जनरल डाउट्स है सबके क्लियर करें तभी इतनी मीटिंग लंबी हुई है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आवाज़ आ रही है। अ, आप एक बार टाइप करेंगे दोबारा, शायद थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है आपकी ओर से। कोई ना, टाइप कर दीजिए 1-2 मिनट के अंदर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी सुबोदीप जी, अभी ये इसका आंसर किया था कि प्रोफिशिएंसी बैजेस से रिलेटेड सीबीटी में क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस वो आते हैं जो कॉमन बैजेस हैं, जैसे एम्बुलेंस है, डिजास्टर है, या इकोलॉजिस्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जो कॉमन बैजेस है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आप उनको अच्छे से पढ़िए। और बाकी जो ऑप्शन में जो बैजेस रहते हैं आपके, जैसे कि आपने 5 में से कोई और सेलेक्ट किए हैं, कोई और कैंडिडेट दूसरे सेलेक्ट करेंगे, तो जो कॉमन बैजेस के अलावा जो बाकी बैजेस है उनका आप सिलेबस जरूर देख लीजिए एक बार एपीआरओ में, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से थ्रू अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। मुकेश जी का क्या क्वेश्चन है? लॉग की पीडीएफ, लॉग बुक की अगर लॉग बुक लॉग बुक का ये है कि वैसे तो उसमें मैंने बताया कि राष्ट्रपति अवार्ड वाले पे उस पे है मैटर, लेकिन फिर भी अगर रोवर रेंजर की है तो वो ऑलरेडी सर, वैसे तो वो रोवर रेंजर के रिगार्डिंग क्या है कि सर वो यूट्यूब पे अपनों ने अपलोड की हुई है सर पहले, तो वो उसका फॉर्मेट सर किया हुआ था, तो करके तो, लेकिन ये है कि आप उसमें क्या है कि वो कोविड के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन आपको आज से मेहनत करके अलग से बनानी पड़ेगी। हाँ सर, इनका क्वेश्चन आया है कि सर सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम को टेबल फॉर्मेट में लिखने के बाद नीचे में और उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखनी है क्या? एक अगेन एडवर्टाइजमेंट करते तो कोई वन बुक के लिए आप वेरी के साथ क्राउडिंग कंबाइंड इन्वेस्टिंग करते आता है। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया है सर कि ये जो 3 लिटरेचर बुक आप उन्होंने बताई है उसके अलावा स्काउटिंग फॉर बॉयज नेसेसरी, बिल्कुल स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का एक्चुअली हमारे माइंड से भी निकल गया था उसका वो फोटो लगाना। एक्चुअली क्या, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ के रिगार्डिंग मोर देन 150 और 200 समथिंग क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब पे भी डाले गए हैं 3 वीडियोस के अंदर, तो आप स्काउटिंग फॉर बॉयज़ से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ भी देख सकते हैं। और इसके अलावा स्काउटिंग फॉर बॉयज़ भी आपको पढ़नी है, स्पेशली स्काउट गाइड सेक्शन है उनको तो ज़रूर। तो स्काउटिंग और रोवर रेंजर को, और जो रोवर रेंजर है उनको स्काउटिंग फॉर बॉयज़ के साथ साथ रोवरिंग टू सक्सेस, स्पेशली रोवर्स को, रोवर्स के लिए रोवरिंग टू सक्सेस भी पढ़नी जरूरी है, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो ये सारा लिटरेचर मटेरियल है, क्लियर हो गए होगा आई थिंक। थैंक यू सो मच सभी का आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए, और आगे जो भी डाउट है और आप हमसे ज़रूर उसमें डाल दिए ताकि आपको आंसर दे पाएँ। और तो मीटिंग को हम अपने यहीं एंड करते हैं, और यूट्यूब पे मिल जाएगी कल या परसों तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। बड़ी जल्दी जवाब आ रहे हैं।